हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांगसन एंड सनवांग। सो गाइस, मैं एक न्यू वन शॉट फैन फिक्सन लेकर आ चुकी हूँ। ये एक सनवांग फैन फिक्सन है, अरेंज मैरिज पर बेस है। ये कोई ओमेगा वर्स नहीं है, ये गेयर पे इसका जो कंटेंट है वो गेयर पे है। मतलब इसमें जो लान वांगजी है वो एक गेयर है। ओके, सब कुछ फाइनल है। अब बाकी का सब कुछ स्टोरी में पता चलेगा। तो चलिए स्टोरी में आते हैं। एक डोली दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से लाल कलर के कपड़ों से सजा हुआ है। उसमें लाल कलर के फ्लावर्स हैं और बहुत खूबसूरत उसे सजाया गया है। और उस डोली को किसी बहुत ही बड़े से एक महल वहाँ पे ले जाया जाता है। वहाँ से एक ब्राइड बाहर निकलता है। वो ब्राइड को एक रूम में ले जाया जाता है और उसे बेड पे बैठा दिया जाता है। और कुछ देर बाद वहाँ से सारे मेट वहाँ से चले जाते हैं। और वो ब्राइड अपने फेस पे, जो उसके फेस पे वेल लगा हुआ था ना, उस वेल को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में खींच देता है। उसका फेस दिखाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। ये है लान वांगजी। फ्लैशबैक। बाबा, मैंने कहा ना, मैं नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, मुझे ये शादी नहीं करना है। बेटा मेरी बात सुन लो प्लीज़, शादी कर लो तुम। ये लान फैमिली है। गुसु का लान सेक्ट, एक छोटा सा टाउन जिसके मास्टर लान कुरैन है। इनके दो बेटे हैं। सबसे बड़ा लान सिचैन, दूसरा लान वांगजी। लान वांगजी जो कि एक गियर है और उसकी शादी यहाँ पे एम्परर के साथ फिक्स हुई है। और जो कि लान वांगजी नहीं करना चाहता ये शादी। लान वांगजी अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। देखो भाई, मैं कह रहा हूँ ना, तुम शादी कर लो, रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। तो भाई चाहिए ना, उसको ये मौका दीजिए जिसको चाहिए। मुझे नहीं चाहिए ये मौका। मुझे आप दोनों को छोड़कर नहीं जाना। आप दोनों मेरे सब कुछ है। मुझे शादी नहीं करना तो नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सिचन बोलता है, प्लीज़ मेरे छोटे भाई लानजान, शादी कर लो। एम्परर बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे वो। तो वांगजी बोलता है, भाई देखिए, आपको शादी करना है तो आप शादी कर लो, पर मैं नहीं करने वाला हूँ। ऐसा बोल के लान वांगजी गुस्से में चला जाता है। सिचैन क्या करे, हाँ ये शादी के लिए मान क्यों नहीं रहा है लड़का। बहुत मुश्किल से तो ये शादी के लिए तैयार हुआ है एम्परर, शादी करने के लिए। उन्हें शादी करना भी है, तो इतना मुश्किल से ये रिश्ता तय हुआ है। और वांगजी है जो कि पूरा खेल खराब कर रहा है। मतलब इसको इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है, इसे शादी कर लेना चाहिए तो नहीं कर रहा है। तो सिचन बोलता है, फादर आप चिंता मत कीजिए, कुछ भी करके मैं वांगजी को मनाऊंगा। वांगजी ये शादी करेगा, ज़रूर करेगा। कैसे करे, क्या करे। इस तरफ वांगजी जो कि गुस्से में अपने घर से निकल चुका था, वो बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अकड़ू दिखावटी इंसान से तो मुझे शादी नहीं करना। मुझे पूरा यकीन है उस एम्परर का कोई ना कोई सच जरूर है। ये भले ही बाहर से बहुत भोला दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत चालू इंसान है। मैं इसके रग रग से वाकिफ हूँ। ऐसे इंसान से ना दूर ही रहना चाहिए। मैं इससे शादी नहीं करने वाला। क्या पता शादी हो गया, उसके बाद बोटी बोटी काट दिया मुझे तो, और मुझे खा गया तो पक्का कोई डीमन है ये। मुझे इससे शादी नहीं करना, ना बाबा ना। ऐसा बोल के लान वांगजी वहाँ से अपने कुछ दोस्तों के पास जाता है। उनके साथ बैठ के बातें करने लगता है और ये सारी बातें उनसे डिस्कस करता है। तो वो सारे लोग भी बोलते हैं कि उससे शादी कर लेना चाहिए, बिकॉज एम्परर से शादी करने का मौका किसी को भी नहीं मिलता है। एम्परर, तो चलिए यहाँ पे मैं एम्परर का इंट्रोडक्शन कर देती हूँ। यहाँ पर कुल टोटल 5 मेजर टाउन है
जो कि आपस में जुड़े हुए हैं और इनका एक बड़ा राज्य है और इन सभी को कंट्रोल करने वाला एक ही राज्य है जिसका नाम है वे सेक्ट। ठीक है, एक सेक्ट इन सभी पांचों सेक्ट को कंट्रोल करता है और इन पांचों सेक्ट में और भी सारे छोटे छोटे टाउन आते हैं, जिसमें से चिंघे का निये सेक्ट, किसान का वैन सेक्ट, लैनलिंग का जिन सेक्ट और लोटस पेयर का जियान सेक्ट और गुस्सू का लैन सेक्ट आता है। और इन सभी 5 सेक्ट के अंदर और भी कुछ टाउन्स आते हैं जो कि मो सेक्ट और साउ सेक्ट, ली सेक्ट, ये सभी आते हैं। इन सभी 5 मेजर सेक्ट के अंदर आते हैं और इन सभी 5 को एक सेक्ट ज़्यादा कंट्रोल करता है। मतलब इन सभी के सभी सेक्ट का एक एम्परर है जो कि वे सेक्ट में है। वे सेक्ट इन सभी सेक्ट को रूल करता है। वे सेक्ट एक तरफ से एक किंग के उपाधि में लाया गया है इन सभी के लिए। वहाँ के एम्परर, करंट एम्परर जिनका नाम है वी वुशियान, इससे पहले उनके पिता थे वी चांगसे और कांगसे सरन। कांगसे सरन बाओसे सरन की बेटी थी। बाओसे सरन मास्टर थी कल्टीवेशन वर्ल्ड की। उनकी सभी मदद की वजह से उनको ही इस कल्टीवेशन वर्ल्ड की मास्टर बनाया गया था और सबसे बड़ी उपाधि दी गई थी। इसीलिए उनके जनरेशन के अनुसार अगला जनरेशन को उनकी ये उपाधि दे दी गई थी। मतलब कांगसे सरन को दी गई थी। कांगसे सरन एम्प्रेस थी इस जगह की और एम्परर वी चांगसे थे। कांगसे सरन की एक बीमारी की वजह से डेथ हो गई जब उनके प्रिंस मतलब उनके बेटे 18 वर्ष के थे। और उनके डेथ के बाद एम्परर जो कि ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सके क्योंकि उन्हें ये सदमा लगा था अपनी वाइफ के जाने का। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे, अपने बच्चे से भी प्यार करते थे, लेकिन बीवी का प्यार बच्चा नहीं दूर कर सकता। इसीलिए वो भी अपने बीवी के जाने के गम में वो भी उन्हें छोड़ के चले गए। तब से वी वुशियान ही एम्परर की उपाधि को संभाल रहा है। 18 वर्ष की आयु से ही वह अभी तक एम्परर बना हुआ है और अपने सभी ड्यूटीज़ को उसने काफ़ी अच्छे से निभाया है। और उससे शादी करवाने का सपना हर एक मेजर सेक्ट का बेटी के साथ सपना है। मतलब वो सभी मेजर सेक्ट चाहते हैं कि उनकी बेटी का शादी एम्परर से हो ताकि एम्परर उनके सेक्ट पे ज़्यादा फोकस करे। और यहाँ पे एक रूल दे दिया गया है कि एम्परर का कोई भी कॉन्क्यूबाइंस नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वाइफ होगी जो कि एम्प्रेस होगी, क्योंकि वी वुशियान की मदर वी चांगसे सरन वो इस चीज़ के खिलाफ थी कि एक से अधिक वाइफ एक एम्परर की हो। वो अपने हस्बैंड को भी इस चीज़ के खिलाफ रखी थी और अपने बेटे को भी यही शिक्षा दी थी कि उसे शादी करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान से और किसी से भी नहीं। लान वांगजी जो कि अभी अपने दोस्तों की ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा था, पर तभी उसके घर से एक सेवक आता है और वो उसे बताता है कि उसके पिता की तबीयत बहुत ख़राब है। ये सुन के लान वांगजी फटाफट दौड़ते हुए अपने पिता के पास जाता है। अपने पिता के पास जाकर वो पूछता है कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, आपको क्या हो गया। तो लान कुरैन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हुए बोलते हैं, बेटा शादी कर लो ना, मुझे बहुत डर लगा रहता है कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। हाँ तुम्हें तो पता ही है ना, तुम्हारा बड़ा भाई तो अपना ख्याल रख सकता है लेकिन तुम नहीं ना रख सकते। मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो, तुम मेरे पीछे मत पड़े रहो। बेटा प्लीज़ शादी कर लो, एम्परर से बहुत अच्छा रिश्ता है, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुमसे प्यार करेंगे, तुम्हें अपनी रानी बनाएंगे। प्लीज़ बेटा उनसे शादी कर लो ना,
मेरा दिल बहुत दर्द हो रहा है। पिताजी, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, आपको कुछ और बहाना नहीं मिला नाटक करने के लिए? बस हार्ट का पेशेंट बन गए। तो लाइन क्वीन बोलते क्या करूं, और कोई नहीं मिला टॉपिक। चलो चलो चलो, अब हाँ भी बोल दो। तो वांग जी बोलता है क्या पिताजी, आप क्या टीवी सीरियल की तरह ड्रामा कर रहे हो? मुझे नहीं करना, नाटक वाटक मत कीजिए आप। तो लाइन क्वीन बोलते हैं मान भी जाओ ना लानजान, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, उनसे शादी करोगे तो तुम खुश रहोगे। वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है, इतना मत एक्टिंग कीजिए प्लीज़, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मेरा प्यारा बेटा, अगर ऐसे मान जाते तो मुझे ऐसे नाटक नहीं ना करना पड़ता। आपने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है ऐसे बीमारी का नाटक करके। ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात। आओ मेरा बच्चा मेरे पास आओ, मैं तो क्या करूँगा मेरा प्यारा बच्चा। हाँ, जैसे लग रहा है आप लास्ट टाइम का विदाई दे रहे हैं ना, मुझे विदा कर रहे हैं ना, इसलिए लास्ट टाइम मुझे गले लगाना चाहते हैं, आखिरी बार। अरे मेरा बच्चा, ये मेरा इमोशंस है, मैं तुम्हें अपना इमोशंस दिखा रहा हूँ, तुम समझते नहीं हो। आओ मेरे पास आओ। फिर वांग जी जाता है और उन्हें हक कर लेता है और उसके आंखों से एक आंसू गिर जाता है। लैन क्लोन ने अपने दोनों बेटों को बहुत ही प्यार से पाला है। भले ही उनके क्लान में बहुत सारे रूल है, 3000 रूल है, लेकिन उन्होंने अपने छोटे बेटे पर एक भी रूल को लागू नहीं किया। उन्होंने अपने छोटे बेटे को बहुत ही ज़्यादा नाजुक से पाला। क्यों? क्योंकि उनकी वाइफ चाहती थी। उनकी वाइफ ने हमेशा से उनसे कहा है कि वो चाहती हैं कि उनका छोटा बेटा एक भी रूल के बंदिश में ना रहे। उनका बड़ा बेटा हर एक रूल को फॉलो करता है, बिना कहे रूल को फॉलो करता है, पर उनके छोटे बेटे को रूल को फॉलो करने के लिए मना किया गया। वो रूल को फॉलो नहीं करता है, उसे बहुत ही लाड और प्यार से पाला गया है। इसी तरह धीरे धीरे टाइम बीतता है और वो शादी का दिन भी आ जाता है। लान वांग जी को एक वेडिंग रोब पहनाया जाता है और उसे एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से रेडी किया जाता है और उसे एक पालकी में बैठा दिया जाता है और वो पालकी निकल जाती है एम्परर के मैंसन की ओर। यहाँ पे फ्लैशबैक एंड होता है लान वांग जी का। वांग जी बेड से उठता है और बोलता है ये एम्परर की तो इतनी रात होगी, आधी रात होगी, लेकिन इन्हें आना नहीं बन रहा ना है, अच्छी बात है। ऐसे बोल के वो डोर को बंद कर देता है। उसके बाद आराम से बेड पे जाके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी उठता है, बाथ लेता है, उसके बाद रेडी होता है। कुछ देर बाद वहाँ पे कुछ मेट्स आती हैं, वांग जी को रेडी होने में हेल्प करती हैं और उसके बाद उसे लेके जाया जाता है एम्परर के दरबार में। वहाँ पे वो पहुँचती है, उसके बाद सभी को बो करती है। वहाँ पर एल्डर्स भी थे, साथ ही साथ वहाँ पे एम्परर भी थे जो कि अपने थ्रोन पर बैठे हुए थे। एम्परर जो कि अपने एम्प्रेस को देख रही थी। एम्प्रेस ने अपने फेस पर एक नकाब पहन रखा था जिससे उनकी सिर्फ और सिर्फ आंखें ही दिख रही थी और एम्परर सिर्फ और सिर्फ उनके आंखों में ही खो गए थे। उनकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, गोल्डन कलर का शाइन करता हुआ वो आइस उन्हें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा और उनके फेस पे एक छोटा सा स्माइल आ गया। वो अपनी सीट से खड़े हो गए। जब अपने एम्परर को अपने सीट से, अपने थ्रोन से खड़े होता हुआ देखकर सारे के सारे एल्डर्स भी खड़े हो जाते और सभी के सभी एम्परर को बो करते हैं। तो एम्परर अपने हाथ को ऊपर उठा के सबको मना करते हैं। उसके बाद वो अपने एम्प्रेस के पास जाते हैं, उन्हें अपना हाथ देते हैं और उनको लेकर आते हैं और अपने साथ अपने बगल में क्वीन की जगह पर, मतलब एम्प्रेस की जगह पर, जो एम्प्रेस का थ्रोन वहाँ पे रखा गया था, वहाँ पे उसे बैठाया जाता है।
और सभी रिचुअल्स को पूरा करके उन्हें मैरिज को कंप्लीट किया जाता है, उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है और साथ ही साथ उन्हें एम्प्रेस घोषित किया जाता है। इवनिंग का टाइम था। लान वांगजी अपने ही मेंशन के गार्डन में बैठ के टी को बहुत ही शांतिपूर्वक एंजॉय कर रहा था। तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि एम्परर आ रहे हैं। लान वांगजी ऐसे इग्नोर कर देता है इस बात को, जैसे कि वो सुना ही नहीं इस बात को। जब एम्परर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका एम्प्रेस जो कि इग्नोर कर रहा है उसे। तो वो पूछते हैं कि क्या बात है एम्परर, एम्प्रेस आपने मुझे सम्मानित नहीं किया। तो लान वांगजी बोलता है माफ़ करिए एम्परर, मुझे याद नहीं रहा या फिर मुझे सुनाई नहीं दिया कि आप आ रहे हैं। ऐसा बोलकर वो खड़ा हो जाता है और फिर उन्हें बो करता है। वी वुशियान जो कि ये सुन के पूरा शॉक्ड, अभी तो उसके दरबार ने ये अनाउंसमेंट किया था, इसे सुनाई नहीं दिया क्या, इसे कम सुनाई देता है क्या? कुछ भी हो, चलो। फिर वो जा कर के दूसरी तरफ टी टेबल पे बैठ जाता है और वो बोलता है एम्प्रेस को उसके लिए टी बनाने के लिए। एम्प्रेस भी उसके लिए बहुत ही नम्रता के साथ उसके लिए टी बनाती हैं और उसे पीने के लिए देती हैं। एम्परर भी उस टी को एंजॉय करता है, उसे ये टी काफ़ी पसंद आया था। वो बोलता है कि एम्प्रेस आपने तो टी काफ़ी अच्छा बनाया है। तो लान वांगजी बोलता है ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं जैसा हूँ वैसा ही दिखाता हूँ, मुझे जो आता है मैं उसे ही दिखाता हूँ, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और नहीं दिखाता ना, इसलिए। ये सुनते एम्प्रेस शॉक्ड। वो पूछते हैं एम्प्रेस आप क्या बोलना चाह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो एम्प्रेस बोलते हाँ मैं तो कुछ नहीं बोल रही हूँ, आपको कुछ लग रहा है क्या कि मैं जैसे कुछ बोल रही हूँ? तो एम्परर बोलते हाँ नहीं मुझे लगा जैसे आप कुछ बोलना चाहती हैं। तो एम्प्रेस बोलती है नहीं महाराज, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। वैसे आप यहाँ पे क्यों हैं? तो एम्परर बोलते माफ़ कर दीजिएगा, कल रात को मैं आपके चैम्बर में नहीं आ पाया क्योंकि मुझे कुछ सेक्ट से रिलेटेड काम की वजह से मुझे सेक्ट से बाहर जाना पड़ा था। यही बात करने के लिए मैं आपके पास आया था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आज रात आपके पास ज़रूर आऊँगा। तो लान वांगजी बोलते हैं आप नहीं भी आएंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो विंग बोलते हैं ये ऐसे क्यों हंस रही है? ओह क्यों, आपको क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? तो एम्प्रेस बोलती है वो इसलिए ना क्योंकि मुझे ना अकेले सोने का आदत है, मुझे किसी अनजान पर्सन के साथ सोने का बिल्कुल भी आदत नहीं है, और ऐसे लोग के साथ तो सोने का बिल्कुल भी आदत नहीं है जिसका बहुत सारा सीक्रेट हो। विंग बोलता है वी वुशियान, एम्परर वी वुशियान बोलते हैं आपको क्यों लगता है कि मेरा कोई सीक्रेट है? तो लान वांगजी अपनी टी का एक चुस्की लेते हुए बोलता है वो ऐसा है ना एम्परर, मेरे बाबा मुझे सिखाते हैं कि इंसान जैसे बाहर से दिखता है ना वैसा वो होता नहीं है। मतलब आप नारियल खाए हैं? तो विंग बोलता है हाँ बिल्कुल मैंने खाया है। तो वांगजी बताता है कि नारियल का बाहर का हिस्सा देख के कोई बता सकता है कि अंदर का हिस्सा सही है या खराब? तो विंग बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, सारा हिस्सा सही ही होगा और क्या। तो लान वांगजी बोलता है नहीं एम्पर आपको नहीं पता शायद, पर कुछ नारियल जैसा बाहर से दिखते हैं ना वैसा अंदर से नहीं होते। जैसे कि मतलब बाहर से वो बहुत ही अच्छे हेल्दी दिखते हैं लेकिन अंदर से वो उतने खराब सड़े हुए कीड़े लगे हुए होते हैं। समझ गए महाराज? ऐसा बोल के वो टी को रख देते हैं वहाँ पे और एक बो करता है और वहाँ से वो चला जाता है। इधर वी वुशियान पूरा शॉक्ड और वो बोलता है हाँ ये कहना क्या चाहती थी?
मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आया। ये एम्परर कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है। आई लाइक इट। ऐसा बोल के वो स्माइल करते हैं और टी पीना स्टार्ट कर देते हैं एक स्माइल के साथ। और वो खूबसूरत नज़ारा जो कि उनकी आंखों के सामने था उसे देखते हुए लान वांगजी अपने रूम में पहुंचता है और बोलता है, आज रात को जमी हुई है। आने दूंगा मैं, आ जाए मेरे रूम में, फिर बताता हूँ मैं। मेरे रूम में आएंगे, मैं पहले ही गेट को बंद करके अंदर से बहुत ज़्यादा टाइटली बंद करके सो जाऊँगा। पढ़ाएंगे रूम में अंदर आने वाले। मुझे तो अकेले ही सोना है, मुझे नहीं चाहिए कोई हस्बैंड। मैं तो वैसे ही अपने फादर को कह रहा था कि मुझे ना शादी करके भेजे, पर मेरे फादर हैं जो कि मानते ही नहीं है, उन्हें तो शादी करना ही करना है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओह गॉड, कुछ तो करो, मदद मेरी। चलो मैं रेडी हो जाता हूँ और थोड़ा सा महल घूमता हूँ। अब नाइट का टाइम था, रात को लगभग 9 बज रहा था। एम्प्रेस पूरा महल घूम रही थी। वो आधा महल तो घूम ली थी, अब आधा और घूमना था। मैंने यहाँ तक तो महल को घूम लिया, लेकिन ये बैक साइड का मैंने नहीं देखा। आखिरकार बैक साइड में क्या होता है? चलता हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ क्या होता है। ऐसा बोलकर लान वांगजी वहाँ पे भी चला जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ पे सब लोग जब एम्प्रेस को वहाँ पे देखते हैं तो वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं और सभी अपनी अपनी जगह पे ठहर जाते हैं। फिर वो लोग लान वांगजी को वहाँ से भेज देते हैं कि वो यहाँ पे ना आए। एम्प्रेस का यहाँ पे आना अलाउड नहीं है। तो वांगजी पूछता है कि क्यों, बट वो लोग नहीं बोलते हैं कि महाराज यहाँ पे किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी है, खास करके आपको। और ज़बरदस्ती लान वांगजी को वहाँ से भेज दिया जाता है और वांगजी इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है एक राज दरबार का सीन। वहाँ पर एक थ्रोन पे कोई एक इंसान बैठा हुआ था जिसने पूरी तरीके से ब्लैक कलर के रोब को पहना हुआ था, डार्क ब्लैक, और उसके इनर रूप रेड कलर के थे। वैसे तो वो रोब काफ़ी देखने में खूबसूरत थे, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो साफ साफ पता चलेगा कि ये रोब को पहनने वाला इंसान एक डीमन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक। वो इंसान बैठा हुआ था थ्रोन पर ही, और उसका जो रोब है ना, उस रोब से उसके एक पूरी टांग बाहर निकला हुआ था। वो काफ़ी ज़्यादा हॉट डीमन लग रहा था। वो डीमन अपनी उंगली के अंगूठी को घुमाते हुए किसी एक इंसान से जो कि उसके बगल में था, वो उससे बोलता है, शू यांग, क्या हुआ, इंतज़ाम हुआ या नहीं हुआ? तभी वो इंसान वो करते हुए बोलता है, डीमन लॉर्ड, चिंता मत कीजिए, इंतज़ाम हो चुका है। तो वो डीमन लॉर्ड बोलता है, जल्दी स्टार्ट करो, मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे देखना है। तो ये सुनते ही वो इंसान ओके बोल देता है। उसके बाद वो एक क्लैप करता है, तभी उस दरबार का डोर ओपन होता है। वहाँ से कुछ लड़कियाँ अंदर आती हैं और वो सभी लड़कियों ने बहुत ही ज़्यादा सेक्सी सा ड्रेस पहना हुआ था। थोड़ी देर बाद वहाँ से कुछ लड़के भी आते हैं। वो जब लड़के आते हैं तो वहाँ पे लड़कियों को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था, बट वो वहाँ से भाग सकते उससे पहले उस जगह का डोर बंद हो चुका था। उसके बाद वो सारी लड़कियाँ मिलके उन अपने अपने लिए एक एक मेल पार्टनर को चूज़ कर लेते हैं और उसी जगह पे, उसी हॉल में वो सभी लड़कियां लड़के के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देते हैं।
और ये देखकर डीमन लॉर्ड इतना ज़्यादा खुश होता है ना, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और बोलते हैं कि यही चीज़ से तो मुझे एनर्जी मिलता है। कितना बोरिंग हो रहा है, फिर भी मुझे कुछ मज़ेदार चाहिए जो कि मुझे मिल ही नहीं रहा। ऐसा बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा हंसता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है उसी हॉल का, मॉर्निंग का सीन। उसी हॉल में एम्परर आते हैं। तो वो देखते हैं ये सारे नज़ारा। जहाँ देखो वहाँ लड़के पड़े हुए थे और लड़कियाँ उनके ऊपर पड़ी हुई थी। कुछ लड़कियाँ ज़मीन पे पड़ी हुई थी, कुछ कहीं थे तो कुछ कहीं थे। ये हालत देख के हॉल का ना उनका सर दर्द होने लगता है। वो अपने सर को दबाते हुए बोलते हैं, सांस इन चैन, ये सब क्लियर करो, क्लीन करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ऐसा बोल के वो घूम के चला जाता है। सांस सिंचन अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है, हाय मैं क्या करूँ, मेरा ये तक बुरा किस्मत क्यों है। ऐसा बोल के फिर वो सारा चीज़ मामला जो है हटा देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है आफ्टरनून का सीन। आफ्टरनून में लान वांगजी विंग के पास आता है और बोलता है कि उस एरिया में मुझे जाने की अनुमति क्यों नहीं है। तो एम्परर बोलते हैं कि वहाँ पे नहीं जा सकती हो तुम, क्योंकि वहाँ पे एम्प्रेस को जाना नहीं चाहिए, ठीक है। और इस चीज़ के ऊपर मुझे सवाल मत पूछो। तो वांगजी बोलता है कि मैं जाऊँगा और आप मुझे नहीं रोक सकते हैं। मेरे पिताजी जब मुझे किसी काम के लिए नहीं रोके तो आप कैसे रोक सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं आप मुझे रोक सकते, और मैं तो जाऊंगी वहाँ पे। ऐसा बोल के वो जाने लगती। तभी एम्परर एम्प्रेस का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने लैब में बैठा लेते हैं। इस समय एम्परर जो है वो टी टेबल पे बैठ के कुछ पेपर वर्क्स कर रहे थे अपने रूम में ही। जब एम्प्रेस देखते हैं कि एम्परर क्या कर रहे हैं तो वो शॉक्ड हो जाती हैं। वो एम्परर से बोलते हैं, एम्परर वी वुशियान, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे जाने दीजिए, छोड़िए। तो एम्परर बहुत ही प्यार से उनके फेस पे करेस करते हुए बोलते हैं, माय एम्प्रेस, तुम मुझसे दूर दूर क्यों भागती हो? हाँ, तुम हो तो मेरी ही वाइफ, फिर तुम मुझसे क्यों दूर भागती हो? तो एम्प्रेस बोलती है, देखिए मैंने कहा ना मुझे छोड़िए, मुझे आपके पास नहीं रहना, छोड़िए मुझे, छोड़िए, मैंने कहा ना छोड़िए। तो एम्परर बोलते हैं, माय लेडी। क्या लेडी? कौन लेडी? यहाँ पे कोई लेडी नहीं है, मैं लेडी नहीं हूँ, अब मुझे लेडी नहीं बोल सकते। ओके माय एम्प्रेस, ओके। तो वांगजी बोलता, हाँ ठीक है चलेगा। तो वो बहुत ही प्यार से वो उनके फोरहेड पे किस करता है, एम्प्रेस के फोरहेड पे किस करता है एम्परर। उसके बाद वो बोलता है कि अपना नर्वस क्यों हो जाती है, मेरे साथ रहती हैं तो। आप मेरी वाइफ हैं। वाइफ? कौन वाइफ है? मैं वाइफ नहीं हूँ, मैं हस्बैंड हूँ। ठीक है आप वाइफ नहीं हस्बैंड है, ठीक है, पर आप मुझसे दूर दूर क्यों रहती हैं? हाँ। तो वांगजी बोलता है, तो दूर रहूँ नहीं तो क्या करूँ? हाँ, मुझे नहीं आपके करीब जाना, और हाँ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत सारा काम है। अच्छा क्या काम है, ज़रा मुझे भी बताइए, मैं भी तो ज़रा सुनूँ। तो एम्प्रेस बोलती है, वो एम्परर के जानने का काम नहीं, जैसे कि आप मुझे अपने काम के बारे में नहीं बताते तो मैं क्यों बताऊँ अपने काम के बारे में, चलिए छोड़िए मुझे जाने दीजिए। ऐसा बोल के वो ज़बरदस्ती वहाँ से उठ जाता है और वो चला जाता है। और जब वो जा रहा था ना, उसका पूरा कान, उसका नेक, उसका चिक सब कुछ लाल लाल टमाटर हो गया था। एम्परर ये चीज़ को देख लिए थे और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है नाइट का सीन, और एम्प्रेस चुपके कहीं जा रही थी। वो बोलती है, बड़ा आया मुझे रोकने वाला। हाँ, मैं तो ना रोकने वाली, मैं तो जाऊंगी और मैं देखूंगी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा होगा। जैसे ही वो उस एरिया में पहुँचती है ना चुपके से, तो वो पूरा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उस जगह के अंदर एंटर करते ही वो एक मेल और फीमेल को सामने ही
इंटीमेट होते हुए वो देख रही है। और उसके सामने एक और कपल भी इंटीमेट हो रहे थे, एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये देखते ही तो एम्प्रेस शॉक्ड। ये क्या हो रहा है? मैंने कुछ गलत देख लिया क्या? लगता है मैंने कुछ गलत देख लिया। ऐसा बोल के वो धीरे धीरे चुपके चुपके से और आगे जाती है। तो वो एक रूम के पास से गुजरती है, तो वो उस रूम से एक आवाज़ आता हुआ सुनती है। मैंने कहा ना, मुझे वो चाहिए तो चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें कुछ पता चला कि नहीं? तभी एक वहाँ पे शैडो था, वहाँ पे एक शैडो गार्ड था। वो बोलता है कि डीमन लॉर्ड, मैंने पता किया है, पर वो वहाँ पे नहीं है। तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे वो चीज़ चाहिए। जाओ और जाकर पता करो, जल्द से जल्द ढूंढो उस चीज़ को, चाहे जितना टाइम लगे, पर जितना हो सके उतना जल्दी ढूंढो। चाहे जितनों को मारना हो मार दो, पर मुझे वो चीज़ चाहिए। जाओ और ढूंढो। तभी वो शैडो गार्ड वहाँ से गायब हो जाता है बो करके। और जब वांग जी उस रूम का हल्का सा डोर ओपन करके ये सब देखता है ना, वो सब चीज़ देख रहा था, वो ये बात सुन भी लिया था। और जब ये एम्परर ये बात बोलते ही, जैसे ही वो शैडो गार्ड गायब हो जाता है ना, वो एम्परर पीछे मुड़ता है। उस एम्परर को देख के तो वो पूरा शॉक्ड। तभी वो एम्परर अचानक से ही एक 9 टेल फॉक्स में बदल जाते हैं और एक काफ़ी तेज़ी से ग्रोल करते हैं, और वो फिर फटाक से ह्यूमन में बदल जाते हैं। और लान वांग जी ये देख के ना वो पूरा शॉक्ड, वो हड़बड़ाहट में वहीं गिर जाता है और बोलते अरे नहीं नहीं, ओ नहीं। तभी वो डीमन लॉर्ड वो फटाफट वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देखते ही एम्प्रेस एक राहत की सांस लेती है और वो उठ के भागने वाली थी, तभी पीछे से एक हाथ उसके कंधे पे आ जाता है और वो पूरी फ्रीज। तभी वो पीछे मुड़ के देखती हैं तो वहाँ पे वही डीमन लॉर्ड खड़ा था, और वो डीमन लॉर्ड एक स्माइल करता है, उसे उस रूम में ढकेल देता है और वो उस रूम में गेट खोल के अंदर गिर जाते हैं और बोलते नहीं 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 नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि एम्परर एक 9 टेल फॉक्स डीमन फॉक्स है। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे जाने दो प्लीज़, मैं नहीं बताऊंगी। तभी एम्परर, जी हाँ, वो हमारे एम्परर वी वुशियान डीमन लॉर्ड थे। वो बोलते हैं तुमने तो देख लिया मेरा सीक्रेट, तुम्हें तो पता चल गया मेरा सीक्रेट, अब मैं क्या करूँ तुम्हारे साथ? क्या मैं मार दूँ या मैं छोड़ दूँ? तभी एम्प्रेस बोलती देखो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, मुझे मत मारो। अगर तुम मुझे मार दोगे तो फिर सब लोग क्या कहेंगे कि अचानक से एम्प्रेस कहाँ चली गई? कुछ दिन पहले ही तो एम्प्रेस आई थी ना, और अचानक से कहाँ चली गई, कहाँ से गायब हो गई? तो डीमन लॉर्ड बोलते अरे तो मैं कुछ भी बहाना बना दूंगा, जैसे कि हाँ, एम्प्रेस किसी और से प्यार करती थी, वो भाग गई मुझे छोड़ के, या फिर हाँ, या फिर एम्प्रेस रहना ही नहीं चाहती थी इस रिश्ते में, वो गायब हो गई। ये सब सुन के ना वान जी रोने लगता और बोलते हैं प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो प्लीज़। फिर अचानक से वो शांत हो जाती और फिर वो अचानक से खड़ी हो जाती और बोलती इसका मतलब अब डीमन लॉर्ड हो। ये सुनते ही विभूषण शॉक्ड, हैं अभी तो रो रही थी, अचानक से ये, इसका क्या रूप है, कैसा रूप है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मुझसे ज़्यादा तो इसके पास ही रूप है, ये सच में एक इंसान ही है ना, कि ये भी एक डीमन ही है? तभी लान वांग जी उसके आगे पीछे घूमते हुए बोलता है जैसा मैंने सोचा था, अब बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और हो। मतलब बाहर तो आप बहुत ही ज़्यादा प्योर और बहुत ज़्यादा ही ईमानदार एम्परर बनते हैं और काफ़ी काइंड नेचर के एम्परर बनते हैं, बट
अंदर ही अंदर में आप एक डीमन हो, वो भी नाइन टेल फॉक्स डीमन, पता नहीं और क्या क्या राज छुपा के रखे हो। तो विंग जो है ना वो शुयांग को इशारा करता है जाने का, और शुयांग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विंग वांग जी को पकड़ के अपने बहुत ज़्यादा क्लोज कर लेता है और फिर बोलता है क्या मैं बता दूँ कि मैं कौन सा डीमन हूँ। तो वांग जी बोलता है हाँ, अपने मुंह से बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो विंग उसको गोद में उठा के बेड पे ले जाता है और बोलता है मैं एक सेक्स नाइन टेल फॉक्स डीमन हूँ। ये सुनते ही वांग जी का आंखें एकदम बड़ी बड़ी, वो बोलता है क्या, ऐसा भी कोई डीमन होता है, क्या बकवास कर रहे हो। तो विंग जो है ना एक स्माइल करता है, वो भी सरकास्टिक स्माइल करता है और फिर बोलता है जो तुमने सुना वही मैं हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्या तुम्हें प्रूफ चाहिए, वो भी पूरा पिक्चर के साथ। तो वांग जी बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, क्या करने वाले हो। तो विंग बोलता है अभी पता चल जाएगा। और उसके बाद से उस रूम से सिर्फ और सिर्फ एक ही वॉइस आता है वांग जी का, वो भी कुत्ते को मीरे तू छोड़, मुझे छोड़ दे, तू मेरे साथ क्या कर रहा है, मुझे ये सब नहीं करना, छोड़ दो मुझे, बहुत जोर से लगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी अपने आंखें खोलता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है वो अपने चैम्बर में वांग जी जो कि बेड से उठने की कोशिश करता है, तभी उसको बहुत भयानक पेन अपने बैक पे महसूस होता है और वो बोलता है मेरा कमर, ये सपना नहीं था, वो एम्परर की तो ऐसी की तैसी, साला वो मेरे साथ क्या कर दिया, मैंने क्या क्या सोचा था कि मैं उसके साथ कभी नहीं करूँगा, वो दुष्ट एम्परर, वो नाइन टेल फॉक्स डीमन कहेगा, वैम्पायर डीमन नहीं, वैम्पायर नहीं, वैम्पायर का नाम खराब हो जाएगा, वो डीमन है, वो अभी दुष्ट वाला डीमन है, कितना दुष्ट है, कितना दर्द हो रहा है मुझे, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, ऐसा बोल के जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहाँ पे ना एम्परर आते हैं, ठीक है, वांग जी को चेक करने के लिए आए थे वो। तो वो आते हैं, देखते हैं कि वांग जी जो है ना वो रो रहा है, तो वो फटाफट उसके पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तो वांग जी जब विंग को देखता है ना वो इतना ज़्यादा गुस्सा जाता है ना, पिलो लेता है और विंग को मारना स्टार्ट करता है वांग जी, और इतना मारता है ना, विंग बोलता है क्या कर रहे हो तुम। तो वांग जी जो है ना चिल्ला के बोलते हैं तुम डीमन कहेंगे, निकल जाओ मेरे चैम्बर से, निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मुंह तोड़ दूंगा। तो विंग बोलता है अरे रुको रुको, अरे मैंने कहा ना रुको, ऐसा बोल के वो उसका पिलो छीन लेता है और उससे ना साइड में रख देता है और फिर वांग जी का हाथ पकड़ के उसके हाथ को पीछे की ओर मोड़ देता है और फिर उसके बहुत करीब जाके बोलता है तो तुम्हें किसने कहा था वहाँ पे जाने के लिए, हाँ मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि तुम वहाँ पे मत जाना। तो वांग जी बोले तुम मुझे क्या पता था कि वहाँ पे तुम होगे डीमन कहीं के, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। तो इधर विंग बोलता है ऐसे कैसे छोड़ दूँ, तुम्हें पनिशमेंट भी तो देना है ना, तुम्हें मैंने कहा था ना, मैंने मना किया था ना कि उधर मत जाना, तो तुम फिर भी गए वहाँ, अब तो तुम्हें छोड़ना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अब ऐसा बोलते ही फिर से उस चैम्बर से खूब सारा गाली देने का आवाज़ आता है, वो भी वांग जी का ही, जो कि विंग को खूब गाली दे रहा था, बहुत ज़्यादा गाली दे रहा था और उसको बहुत पेन हो रहा था, चिल्लाने का आवाज़ आ रहा था कि छोड़ दो मुझे बीवुशियान, छोड़ दो एम्परर, छोड़ दो मुझे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बट हमारा एम्परर वो उसे नहीं छोड़ता। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें 2-3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी जो कि अभी इस वक्त ना अपने रूम में था और वो गुस्से में भड़क रहा था, उसका गुस्से में बहुत हालत हो रहा था ख़राब, और उसके आसपास जितनी भी मेड्स थी वहाँ पे बैठी हुई थी वो सभी के सभी डर के उनका पसीना छूट रहा था, यहाँ तक कि वहाँ पे जितने सैनिक भी थे ना वो भी डर रहे थे।
इधर वांग जी बोलता है दुष्ट कहीं का आया, अब मेरे पास आए, मैं उसको बताऊंगा लेके आया हो कि नहीं वो चीज़। तो एक मेड जो है ना, वो दासी एक, वो बोलती हाँ 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 एम्प्रेस, मैं लेके आई हूँ, ऐसा बोल के वो एक प्लेट को आगे कर देती। और उस प्लेट में हम देखते क्या है, उस प्लेट में एक बहुत ही बड़ा सा छुरी था, आई मीन नाइफ था, बहुत बहुत बड़ा था। तो वांग जी बोलता है बहुत बढ़िया, दो मुझे, ऐसा बोल के वो ले लेता है। और फिर वांग जी बोलता है अब आने दो उस एम्परर को, मैं बताता हूँ, उसका नस्ल ही नहीं काट दिया ना मैं, तो मेरा नाम भी लान वांग जी नहीं। मुझे परेशान करके रखा है ना, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, आए मेरे पास, जाओ यहाँ से सब। ये सुनते ही जितने मेट्स वहाँ पे थे ना, वो सभी डर के मारे भाग जाते हैं बाहर जाते। जब बाहर वो लोग चैम्बर से पहुँच जाते हैं तो वो बोलते बाप रे बाप, एम्प्रेस बहुत ज़्यादा गुस्से में। तो दूसरी मेड बोलती है क्या एम्प्रेस बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है एम्प्रेस के ऊपर, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गई हैं। तो फर्स्ट मेड बोलती है लग तो यही रहा है, एम्प्रेस बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है एम्प्रेस को, इसीलिए एम्प्रेस बहुत ज़्यादा गुस्से में है, आज पता नहीं क्या होगा उनका। गॉड प्लीज़ हमारे एम्प्रेस को सेव कर लेना, ऐसा वो प्रेयर करके जा रही थी। इधर गार्ड्स भी बोल रहे थे आज तो एम्प्रेस की खैर नहीं। रोज़ सुबह हम लोगों को इतना सारा साउंड सुनने को मिलता है, यहाँ तक कि रात को भी नहीं छोड़ते एम्प्रेस, बेचारे एम्प्रेस हमारे। तो दूसरा गार्ड बोलते तुम्हें मरना है क्या, चुप हो जाओ। तो वो गार्ड चुप हो जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का सीन देखा है। थोड़ी देर बाद विंग जो कि अपना सभा जो है ना वो कंप्लीट करके वो उसी चैम्बर की तरफ आ रहा था। जब वो आ रहा था ना तो वो देखता है कि कुछ गार्ड्स और कुछ मेट्स जो है ना वो विंग को ना बहुत अजीब नज़र से देख रहे हैं, मतलब जैसे एक दया का भावना होता है ना, वो लेकर के सब लोग विंग को देख रहे हैं। तो विंग सोचता है इन्हें क्या हो गया है, ये सब मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं जिससे लग रहा है इनको मुझ पे बहुत तरस आ रहा है, भला ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ जो इनको मेरे ऊपर तरस आएगा, पता नहीं क्या हो रहा है इन लोग को। ऐसा बोल के वो एक स्माइल के साथ जैसे ही चैम्बर में मतलब एक कदम रखता है ना, ये बोलते हुए लानसान मैं आ गया, मतलब उसी टाइम विंग के फेस पे एक बहुत बहुत बड़ा तकिया लगता है और विंग उस तकिए को कैच कर लेता है। फिर विंग पूछता है ये सब क्या है लानसान। तभी वांग जी बोलता है तुम बीस्ट कहेंगे, डेमोन बीस्ट कहेंगे, तुम अगर आज मेरे पास आए ना तो मैं सच बता रहा हूँ, आज मैं तुम्हारा वो पार्ट काट के ही रहूँगा। ये सुनते ही विंग जो है ना फटाफट उस तकिए को ना अपने पार्ट के तरफ ले जाता है और उसे हाइड करने लगता है। बता ये क्या बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हो लानसान, तुम्हें पता भी है ये क्या बोल रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे मजाक नहीं। तो वांग जी बोलता है हाँ ना, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, ये तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना आज मैं इसे काट ही दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। ये सुनते ही विंग बोलता है ऐसे क्यों बोल रहे हो, अरे ये तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ तक कि मेरे राज्य के लिए कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है तुम्हें पता भी है। तो बाहर के जितने गार्ड थे ना वो तो मतलब अपना मुंह पकड़ ली थी कि उनके एम्परर ऐसे भी बोल सकते हैं, उन्हें इतना हंसी आ रहा था ना। फिर वांग जी बोलता है तुम्हारे लिए होगा ये इम्पोर्टेंट बट मेरे लिए नहीं है, ये तुमने मुझे बहुत परेशान किया ना, मैं तुम्हें रात को ही कहा था कि अगर तुम मेरे पास आए तो मैं इसे काट दूंगा और आज मैं इसे काट के रहूँगा। ऐसा बोल के वो छुरी निकाल लेता है, जो मेट से बोल के मंगवाया था ना उस छुरी को निकाल लेता है बेड शीट के नीचे से। और उस छुरी को देख के ना विंग साउंड वो बोलता है ये क्या कर रहे हो, उसे नीचे रखो, उसे नीचे रखो, मैंने कहा ना उसे नीचे रखो। तो वांग जी बोलता है ये तो नीचे नहीं होगा, अब भले ही वो चीज़ नीचे ज़रूर हो जाएगा। ये सुनते ही विंग बोलते हैं देखो
लाजन ऐसा नहीं करते, ठीक है? तो तुम मुझसे नीचे रख दो, नीचे रख दो। अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, ये खेलने का चीज़ नहीं है लाजन। खेलना है तो मुझसे खेलो ना, मेरे साथ खेलो, बट इससे नहीं खेलते, ठीक है? ये जो तुम्हारे हाथ में है ना, इसको हटा दो, इसको हटा दो। तो वांगजी बोलता है मैं तो आज इसी से खेलूँगा, तुम अब चाहे जितना बोल दो, मैं आज इसी चीज़ से खेलूँगा। और तुम्हारे उस पार्ट से बहुत ज़्यादा वो पार्ट मुझे परेशान किया है ना, मुझे कितना पेन होता है ना मैं वो जानता हूँ, तुम वो नहीं जानते क्योंकि तुम उस पेन को नहीं सहते हो, ठीक है? मैं जानता हूँ कि कितना मैं सहता हूँ। तुम रात को भी नहीं छोड़ते मुझे, दिन में भी नहीं छोड़ते। रात को तुम इतना खतरनाक फॉक्स बन के मेरे साथ जो करते हो ना, बड़ा से बड़ा फॉक्स बन जाते हो, फॉक्स के रूप में करते हो तो डीमन के रूप में करते हो। भाई मैं इंसान हूँ, मैं कोई जानवर नहीं हूँ जो तुम जानवर के रूप में भी कर लेते हो मेरे साथ। आज तो ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना ये तुम्हारा जो हथियार काम करता है ना उसको छोड़ूंगा। आज तुम दोनों पिटोगे मेरे हाथों, वो तो तुम्हारे शरीर से ही अलग होके रहेगा। और फिर क्या, तब तो भाई उस पूरे रूम में इन दोनों के बीच में टॉम एंड जेरी का गेम स्टार्ट हो जाता है। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें करीब इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। वांगजी जो कि एक गार्डन में टहल रहा था, तभी वहाँ पे गार्डन में वो टहलते हुए वो अपने आप से ही बात कर रहा था। वो बोलता है भाग गया डरपोक कहीं का, अगर आज पकड़ में आता ना तो सच में काट के ही रख देता, मैं दिमाग खराब करके रखा है। तभी हम देखते हैं दूर से एक इंसान उसे देख रहा था, वांगजी को देख रहा था उस गार्डन में टहलते हुए। वो इंसान दूर से देखते हुए ही बोलता है वाओ व्हाट अ ब्यूटी, ये कितना खूबसूरत है, इसके पास जाता हूँ मैं। ऐसा बोल के वो उसके पास जाता है, उसे पीछे से एकदम टाइटली हक कर लेता है और बोलता है वाओ इसका स्मेल भी कितना अच्छा है। इधर वांगजी जो कि एकदम सकपका जाता है, एकदम घबरा जाता है। वो बोलता है कौन है छोड़ो मुझे। तभी वो इंसान जो कि एक लड़का था जो पकड़ा हुआ था, वो बोलता है तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, प्लीज़ तुम मुझसे शादी कर लो, तुम बहुत खूबसूरत हो। ऐसा बोल के वो टाइटली हक करते जाता। तभी वांगजी जो है ना एक धक्का देता है अपना हाथ का जो कोहिनी होता है ना उसे धक्का देता है और एक झपाटा खींच के लगाता है उसके कान पे। वो इंसान अपने गाल पे हाथ रख देता है, बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा, मैं गगा से शिकायत कर दूंगा तुम्हारी। तो वांगजी बोलता है कौन है रे तेरा गगा, हाँ कौन है? देख मेरा पहले से ही मेरा बहुत दिमाग ख़राब है, समझ में आया कि नहीं? तुम लोग आके मेरा और भी दिमाग मत ख़राब करो वरना तुम्हें भी बहुत मारूंगा। ये सुन के वो लड़का मतलब बहुत अजीब सा मुंह बना लेता जैसे अभी रो देगा और बोलता है तुमने मुझे डांटा, तुमने मुझे डांटा ना, मैं गगा को बोलूँगा गगा। तभी पीछे से एक आवाज़ होता है विशाल तुम यहाँ, ऐसा बोलकर वो तुरंत जाता है। वो इंसान वो कोई और नहीं विंग ही था। विंग जाता है उस लड़के के पास, उसे तुरंत हक कर लेता है। वो लड़का रोते रोते बोलता है गगा इसने मुझे मारा, गगा इसने मुझे मारा, इसको सजा दो, इसका सर कलंक कर दो, इसने मुझे मारा, ऐसा वो बोल रहा था। तभी वो पूछता है कि किसने तुम्हें मारा? तो विशाल ये विंग का छोटा भाई है, कज़न ब्रदर। वो बोलता है इस लड़के ने मुझे मारा बहुत तेज से। ये सुनते ही विंग जो है ना गुस्से में बोलता है किसकी इतनी हिम्मत जो मारेगा मेरे भाई को? ऐसा बोल के वो जैसे ही मुड़ता है ना वैसे उसका मुंह एकदम चुप, क्योंकि वो देखता है वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में। ऐसा लग रहा था कि वांगजी का पूरा बॉडी से ना आग निकल रहा है, फायर निकल रहा है पूरा। वो इतना ज़्यादा गुस्से में है ना, वो विंग को गुस्से में देख रहा है और वी साव को गुस्से में देख रहा है। सबसे ज़्यादा तो वो विंग को गुस्से में देख रहा है, तब मतलब भड़क गया है वांगजी। विंग जब ये देखता है तो वो बोलता है इसे तो मैं खुद नहीं काबू कर सकता, इसे मैं खुद डरता हूँ, मैं इसे का क्या सर कलंक कराऊंगा।
अगर मैंने इसका सर्कल कराने के लिए सोचा क्या बोला क्या सोच भी लिया है ना, तो ये मेरा वो हौसला करेगा कि तुम भी नहीं सोच सकते मेरे भाई। ऐसा अपने मन में विंग सोचा था। वो बोलता है विशा तुम्हें गलत फहमी हो गई, ये कोई मामूली इंसान नहीं है। तो विशा बोलता है गगा आप ये क्या बोल रहे हो, आपके भाई से भी बढ़ के कोई हो गया है। हाँ बताइए, इसने मुझे मारा। आपको पता है मैंने इसे प्रपोजल दिया कि वो मुझसे शादी कर ले, लेकिन इसने मुझे मारा। तो विंग जो है ना उसे पहले अपने आप से दूर करता है और फिर बोलता है हाँ, तुम ऐसा कहोगे तो वो मारेगा ही ना। तो विशा बोलता है हाँ मतलब। तो विंग जो है ना बहुत डरते हुए वांग जी के पास जाता है। वांग जी अभी भी उसे घूर रहा था, तो वो डरते हुए बहुत वांग जी के पास जाता है। उसके शोल्डर पे हाथ बहुत बहुत आराम से रखने से पहले बोलता है कि क्या मैं रख लूँ, हाथ रख लूँ, धीरे से एकदम धीरे से बोलता है। तो वांग जी जो है ना बोलता है ठीक है, बहुत गुस्से में बोलता है। तो विंग जो है ना धीरे से अपना हाथ जो है ना उसके कंधे पर रखता है और अपने करीब करता है और फिर बोलता है विशा इससे मिलो, ये तुम्हारे साउची है, ये मेरी वाइफ है, यहाँ की एम्प्रेस। ये सुनते ही विशा एकदम शांत। फिर वो बोलता है गगा क्या आप झूठ बोल रहे हो। तो विंग बोलता है नहीं विशा ऐसी बात नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो एक्चुअली तुम यहाँ पे नहीं थे और मुझे शादी करना था, मतलब बहुत ज़रूरी हो गया था, तो मैंने शादी कर लिया। ये सुनते ही विशा बोलता है आपने मेरा वेट नहीं किया, आपने मेरा बिल्कुल वेट नहीं किया। तो विंग उसके पास जाता है, उसके फेस को पकड़ता है और फिर कंधे को पकड़ता है। फिर बोलता है भाई मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे आने के बाद ही शादी करूँगा, लेकिन फिर कुछ ऐसी बात हो गई थी कि जिसके कारण से मुझे शादी करना ही पड़ा था। तो विशा बोलता है अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। हाय साउची, सॉरी ना, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको वो प्रपोज़ल दिया, मुझसे गलती हो गई, सॉरी माफ़ कर दीजिए। और हाँ मेरा नाम है विशा, मैं विभूषण गगा का कज़न ब्रदर हूँ, छोटा भाई उनका। तो वांग जी बोलते हैं कज़न ब्रदर ये सब क्या है, मैंने तो सुना था कि एम्परर के कोई भी कज़न ब्रदर या ब्रदर है ही नहीं। तो विंग बोलता है एक्चुअली वांग जी मैं बताता हूँ, एक्चुअली बात ये है ना कि विशा मेरी मदर का अडॉप्टेड सन है, मेरे मदर और फादर का, मतलब ये मेरा अडॉप्टेड भाई है, बट मैं इसे कज़न ब्रदर एज अ इंट्रोड्यूस कराता हूँ और मैं इसे अपने भाई की तरह ही रखता हूँ। दुनिया वालों को इसे नहीं पता है कि मेरा भाई भी कोई है, मेरा छोटा भाई कोई है, बट हाँ मेरा भाई है और मैंने खुद ही उसे सभी लोगों के नज़रों से छुपा के रखा है ताकि किसी को भी ये पता ना चले कि मेरा कोई भाई भी है और कोई इसका फ़ायदा उठा के उस पर हमला ना करे। ये सुनते ही वांग जी जो है ना वो शांत होता है, फिर वो एक स्माइल करता है, फिर बोलता है हाय मेरा नाम लान वांग जी है, वे लान वांग जी। तो जो विशा होता है वो बोलता है हेलो भाभी, आप दोनों की शादी कब हुई। तो विंग बताता है कि एक्चुअली उनके शादी हुए 3 से 4 दिन हो ही गया है लगभग, तो 1 हफ्ता होने को है। तो विशा बोलता है अच्छा तो मतलब मुझे लेट हो गया है आने में ना। तो विंग बोलता है सॉरी भाई, मैंने तुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया, ऐसे अचानक से तुझे पता चल रहा है। तो विशा बोलता है अरे कोई बात नहीं गगा, कोई बात नहीं, आपने शादी कर लिया, मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम आपकी लाइफ में कोई तो है आपका ख्याल रखने वाला। तो फिर विंग बोलता है हाँ, और चिंता मत कर, जल्दी ही मैं तेरा भी शादी करवा दूंगा, फिर तेरे
लाइफ में भी आ जाएगा कोई तेरा ख्याल रखने वाला। ये सुनते ही विशाल थोड़ा शर्मा जाता है। उसके बाद वो तीनों ही मिलकर साथ में डिनर करते हैं और काफ़ी सारे बातें करते हैं। वांग जी विशाल से बहुत सारी बातें करता है, उससे पूछता है कि वो कहाँ था, क्या करने गया था। तो वांग जी को पता चलता है कि विशाल असल में वो दूसरे देश में गया था, वो पढ़ाई करने के लिए इसी तरीके से अदर अदर कंट्रीज़ में जाकर के उनकी शिक्षा को वो ग्रहण कर रहा था, विशाल के नाम से नहीं बल्कि दूसरे नाम से, ताकि लोग मुझे ना पहचाने, मुझे कॉमन मैन की तरह ट्रीट करें ऐसे। तो वांग जी ये सुन के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। फिर वो बोलता है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि आपने हर एक क्लान का शिक्षा ग्रहण किया है। ऐसे ही इन लोग आपस में बात करते हैं। फिर वो अपने अपने रूम में जाते हैं सोने के लिए। इस तरफ वांग जी और विंग जब से ही अपने रूम में आ जाते हैं ना, तभी विंग का थोड़ी देर बाद ही वो फॉक्स में चेंज हो जाता है। जब वो फॉक्स में चेंज हो जाता है ना, तो वो थोड़ा सा बड़े साइज़ में हो जाता है। जब वांग जी पूछता है कि अब क्या हो गया, तो वो बताता है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे सेक्स करना ही है। तो वांग जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्साने लगता है फिर से विंग पर, बट विंग जो है ना वो नहीं मानता है, वो उसके साथ फिर से इंटीमेट होता है। इसी तरह सबका नॉर्मल रूटीन चलता रहता है। अब विशाल को यहाँ पे आए हुए करीब 1 मंथ हो चुका था। एक रात की बात है जब विंग अपने डीमन के रूप में वो उसी सीक्रेट रूम में था जहाँ पे वांग जी ने फर्स्ट टाइम उसे देखा था, उसी रूम में था और विंग बहुत ज़्यादा सब पे गुस्सा कर रहा था। उसके सामने कुछ शैडो गार्ड्स थे और उसका सलाहकार शुयांग भी था। शुयांग जो कि अपने सर को नीचे करके एकदम अपने घुटने को बल बैठा हुआ था और यहाँ तक कि उसके शैडो गार्ड्स भी घुटने के बल ही बैठे हुए थे। और विंग जो कि सबके ऊपर वो गुस्सा कर रहा था, सबके ऊपर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो सबको चिल्ला रहा था कि तुम लोग को एक काम मैंने दिया, वो काम भी नहीं होता है। तुम लोग को मैंने कहा था, मैंने साफ साफ वार्निंग दी थी कि मुझे वो चीज़ चाहिए, वो किसी और के हाथ में नहीं लगना चाहिए। तुम लोग का मैं क्या करूँ? हाँ, अगर वो किसी और के हाथ में लग गया होगा तो क्या करेंगे? पता नहीं वो कैसा इंसान होगा। तुम लोग मेरी बात को समझते क्यों नहीं हो? तुम लोग से एक काम भी नहीं होता है। अगर वो किसी और के हाथ लगा ना तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोल के विंग अपने आँखों को बंद करता है और वो कुछ मंत्रों को चाइंट करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद उसे कुछ फील होता है। उसके बाद वो फटाफट अपनी आँखें खोलता है और उसके आँखों से ऐसा लगता है जैसे कि अभी आग बरस जाएगा। वो इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था ना, बहुत 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 ज़्यादा वो गुस्सा आ गया था। तो ये देख के ना तो शुयांग और ज़्यादा काँपने लगता है और वो सारे शैडो गार्ड्स भी काँपने लगते हैं। इधर विंग पूरे रूम का कबाड़ा बना देता है गुस्से में और बोलता है कि आखिरकार वो लग ही गया ना किसी और के हाथ में। कितनी बार मैंने कहा तुम लोगों से कि उसकी एनर्जी को फॉलो करो, उसे फॉलो करो और उसे लेकर आओ मेरे पास, लेकिन तुम लोगों से एक काम तक ढंग से नहीं हुआ। तुम लोग का मैं क्या करूं मैं तुम लोगों का? ऐसा बोल के ना विंग जो है ना अपने नाइनटेल फॉक्स के रूप में आ जाता है और वो सभी शैडो गार्ड्स को मार देता है। फिर वो शुयांग को देखता है गुस्से में और बोलता है, पता करो उस इंसान का, किसने उस चीज़ को लिया है, वो उस चीज़ का करना क्या चाहता है, पता करो सब कुछ, चल जाओ यहाँ से। और शुयांग भी डरते डरते वहाँ से चला जाता है। और वो सारे शैडो गार्ड्स, उनकी तो भाई आत्मा तक नहीं मिलेगी, ऐसा वो लोग की डेथ होता है। एक राख भी नहीं बचता है वहाँ पे, सब चीज़ जल के राख कर देता है विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बहुत 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 ज़्यादा। तभी वहाँ पे वांग जी आता है। वांग जी बोलता है, विंग यहाँ पे? मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे होगा। मैं तो कब से इसका रूम में वेट कर रहा था, पर ये आया ही नहीं तो मुझे ही आना पड़ा। लेकिन ये इतना गुस्से में क्यों लग रहा है? वो हर एक चीज़ को तोड़ रहा है। तो वो वांग जी जो है ना वो विंग के पास जाता है, बोलता है, विंग ये सब क्या है, तुम ये कर क्या रहे हो? इस तरह विंग जब वो वांग जी को देखता है ना तो उसको ना अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता है। वो अपने टेल से ना वांग जी को ग्रैब कर लेता है और अपनी सभी
टेल से ग्रैब कर लेता है। वांगजी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होने लगता है। वो बोलते हैं तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, मुझे छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम, मुझे हर्ट हो रहा है। जब वांगजी की आंखों से आंसू निकलने लगता है तब विंग को रियलाइज़ होता है कि वो कर क्या रहा है। तो वो धीरे 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 खुद को शांत करता है। विंग काफ़ी ज़्यादा बिग साइज़ में हो गया था अपने फॉक्स के रूप में, तो वो खुद को स्मॉल साइज़ में करता है और वांगजी को छोड़ देता है और वो और छोटा हो जाता है और वो वांगजी के पास चला जाता है। वो उसके ऊपर कूद जाता है। वांगजी उसे कैच कर लेता है और उसको अपने गोद में बैठा लेता है। वांगजी जा कर के उसी बेड पे, वहाँ पे एक बेड भी था ना उस रूम में, तो उस बेड पे जाके बैठ जाता है उसको लेकर के। उसके फर को सहलाते हुए पूछता है कि क्या हुआ है, तुम इतना गुस्साए क्यों हो, कोई बात है क्या। तो विंग जो है ना वो वांगजी को देखता है। उसके बाद वो अपने ह्यूमन रूप में आता है और फिर बोलता है बहुत बड़ी बात हो गई है लानजान, बहुत बहुत बड़ी बात हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं क्या। तो वांगजी पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या है। तो विंग बोलता है कि जिस चीज़ का डर था वही हो गया है। तो वांगजी पूछता है मतलब, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या क्या चीज़ का डर था, क्या नहीं होना चाहिए। तो विंग एक गहरी सांस छोड़ता है। उसके बाद वो बोलता है तुमने यिन लोहा के बारे में सुना है। तो वांगजी बोलता है यिन लोहा, हाँ मैंने सुना है। एक्चुअली मैंने किताबों में उसके बारे में पढ़ा है कि वो एक ऐसा लोहे का टुकड़ा है जिसमें नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है और उसमें बुरी आत्माओं का, जो गलत आत्माएं होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, उन आत्माओं का पावर उस लोहे के टुकड़े में होता है। ये सुन के विंग जो है ना हमें सर हिलाता है और फिर बोलता है ये लोहा उसका नाम है, वो किसी के हाथ लग गया है। ये सुनते ही वांगजी का मुंह खुला का खुला। वो बोलता है क्या, ये कैसे हो सकता है, लेकिन वो तो इस दुनिया में नहीं है ना। तो विंग बताता है कि एक्चुअली में वो इस दुनिया में है, वो है, मुझे पता था और मैं इसी को ढूंढना चाहता था, लेकिन मुझे ये मिल ही नहीं रहा है। कहाँ है, कैसा है, मुझे नहीं पता। अब तो वो किसी के हाथ में भी लग गया है और मुझे नहीं पता कि उस इंसान का मोटिव क्या है, अच्छा मोटिव है या बुरा मोटिव है, मुझे कुछ भी नहीं पता। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है लंजा। तो वांगजी बताए अच्छा तो तुम इस चीज़ को लेकर के ही परेशान हो। तो विंग हाँ बोलता है। उसके बाद वांगजी बोलता है लेकिन इसमें इतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली क्या बात है। और हाँ तुमसे मुझे एक बात पूछना था कि तुमने मुझसे शादी क्यों किया। हाँ तुम्हें तो पता है कि मैं एक गैर हूँ और मेरा कोई गारंटी भी नहीं है कि मैं एक बेबी को बर्थ दे भी सकूँगा कि नहीं दूँगा। हम लोगों की तो ऐसे ही नॉर्मल रहती है, ना ही हम पूरे लड़की होते हैं ना ही पूरा लड़का होते हैं, तो हमारा तो वैसे भी कोई गारंटी नहीं है। तो तुमने मुझसे शादी क्यों किया। तो वांगजी जो है ना वो बहुत शांत हो जाता है। फिर वो विंग जो है ना वो बहुत शांत हो जाता है। तो वो वांगजी की तरफ देखता है और फिर बोलता है हाँ तुम जानना चाहते हो कि मैं तुमसे शादी क्यों किया। तो वांगजी हाँ में सर हिला देता है। फिर विंग बोलता है असल में तुम्हें पता ही होगा कि मैं बाओ सरन के वंश से आता हूँ। तो वांगजी हाँ में सर हिला देता है क्योंकि उसे पता है कि बाओ सरन के वंश से विंग आता है। बाओ सरन की बेटी का बेटा ये, ठीक है, तो उसे पता था। तो बोलता है हाँ मुझे पता है। तो विंग बोलता है और तुम्हें पता है तुम लान ई के वंश से आते हो। ये सुनते ही वांगजी थोड़ा सोचता है फिर बोलता है शायद हाँ, क्यों, इससे भला हमारी शादी का क्या लेना देना। तो विंग बोलता है बहुत कुछ लेना देना है। हमारा वंशज एक डेमोनिक पावर को कैरी करता है और ये बात किसी को भी नहीं पता था।
बस तुम्हें पता चला है ये बात, पता नहीं कैसे पता चल गया, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पता चला है ये बात कि हमारा वंशज एक डेमोनिक पावर को भी कैरी करता है। जैसे हमारी ग्रैंड माँ, मतलब मेरी ग्रैंड माँ बासु सरन, उनके पास भी डेमोनिक पावर था, लेकिन उन्होंने उस डेमोनिक पावर का यूज़ कभी भी किसी के गलत हित में नहीं किया है, सबकी भलाई के लिए ही उस पावर का यूज़ किया है। उसी तरीके से वो पावर मेरी मदर में भी आया, मेरी मदर भी सबके भलाई के लिए ही उस पावर का यूज़ किया, और इस राज्य को एक किंग दिया जो कि मेरे फादर थे, जिससे मेरी माँ प्यार करती थी। और उसके बाद ये पावर उनके पास से मेरे पास कन्वर्ट हुआ है, मतलब मेरे पास आया है। और जैसे कि तुम्हें पता है कि हमारी फैमिली में डार्क पावर्स का सोर्स है, तो उसी तरीके से सेम टू सेम लैंड फैमिली में प्योर पावर का सोर्स है। मतलब हमारे जनरेशन में बासु सरन के पास जिस तरीके से डार्क पावर्स थे, उसी तरीके से तुम्हारे जनरेशन में लानी के पास प्योर पावर्स थे, मतलब शुद्ध एनर्जी, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्योर था वो एनर्जी, और वो अपनी प्योर एनर्जी के ज़रिए से जाना जाती थी। ठीक है, तो बैक टू बैक उनके वंशज में उनकी एनर्जी आती गई है। पहले उनमें थी, उनके बाद तुम्हारी मदर में आई, उनके बाद मुझे नहीं पता कि सिचर में आई है भी या नहीं आई है, लेकिन हाँ वो एनर्जी तुम्हारे में भी आई है। मतलब तुम भी एक प्योर पावर के एनर्जी में ही हो, तुम्हारे पास भी पावर है, लेकिन वो एक प्योर है। जैसे मेरे पास डार्क पावर है, ठीक उसी तरीके से तुम्हारे पास प्योर पावर है, समझ गए। इसीलिए जब मुझे पता चला कि लानी के वंशज से तुम आते हो, तो मुझे बस एक ऐसा इंसान चाहिए था जिससे मैं शादी करके उसे मैं अपने पास ला सकूं। तो तुम्हारे भाई को तो मैं ला सकता नहीं, बिकॉज वो एक मैन है, और मुझे पता चला कि तुम एक गेयर हो, भले ही तुम लड़की नहीं हो बट एक गेयर हो। तुम मुझे ये बहुत अच्छा मौका लगा कि मैं तुमसे शादी करूं और तुम्हें मैं अपने पास लेके आऊं। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे कंट्रोल करना ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि जिस तरीके से ग्रैंड माँ का पावर मेरी मदर के पास आया था, और मेरी मदर को कंट्रोल करने के लिए मेरे फादर उनके पास थे, ठीक उसी तरीके से तुम अगर मेरे पास रहोगे ना, तो मुझे कंट्रोल करने में तुम्हें ज़्यादा आसानी होगा, या फिर ये कह लो कि मैं खुद को कंट्रोल ज़्यादा आसान से कर पाऊँगा। जैसे कि तुम अभी ही देख लो, अभी मैं इतना ज़्यादा गुस्से में था, बट तुम्हारे एक आंसू के बूंद से मैंने खुद को किस तरीके से कंट्रोल किया, तुमने देखा ना। क्या क्या तुम मेरे आंसू से कंट्रोल हुए? तो विंग अपने मतलब सर को पकड़ते हुए बोलता है, हाँ वो एक्चुअली मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सका, और तुम्हारे आंसू का बूंद जब मेरे फर पे पड़ा ना, मेरे टेल्स पे पड़ा ना, तब मैं खुद को कंट्रोल कर लिया। यही मेन बात है लंजा, यही मेन बात है कि मैंने तुमसे शादी किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे तुमसे प्यार भी हो जाएगा। ठीक है, तुम ये गलत मत सोचना कि मैंने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए मैंने तुमसे शादी किया। ठीक है, मैंने इस राज्य की भलाई के लिए भी साथ में मैंने, हाँ भले ही मैंने अपने फ़ायदे के लिए किया है, लेकिन मैंने इस राज्य के भलाई के लिए भी किया है। और अब तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुम्हें मैं अपने आप से तो दूर बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकता। ये सुन के वांग जी एक स्माइल करता है, उसके बाद वो विंग को हग कर लेता है और फिर बोलता है, कोई बात नहीं, अगर तुम हो तो फिर मैं कुछ भी करूँगा, ऐसे बोल के वो एक स्माइल करता है। उसके बाद क्या, विंग और वांग जी वहीं पे स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि विंग को अब खुद को कंट्रोल करना ही है, तो भाई वांग जी की तो मदद लेगा ही, तो इसलिए वहाँ पे ही वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद विंग जो है वांग जी को कैरी करके वो उनके चैम्बर में ले जाकर वांग जी और विंग दोनों एक साथ सो जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें एक अंधेरा रूम दिखाया जाता है। वहाँ पे कोई एक इंसान था जो कि हुडी पहना हुआ, मतलब एक इंसान जो कि एक ब्लैक कलर का हुडी वाला हार्मफू पहना हुआ था। वो इंसान के सामने ही एक गार्ड था जो कि शायद शैडो गार्ड ही था, उसका भी एक शैडो गार्ड था।
वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। तो वो इंसान जो कि हुडी पहना था वो पूछता है कि क्या हुआ, क्या खबर है। तो वो जो शैडो गार्ड था वो बोलता है कि वो पता लगा रहे हैं आपके बारे में। तो वो इंसान बोलता है अच्छा, तो मतलब उसे पता चल गया कि जिन लोहा अपनी जगह से गायब हो गया। तो वो शैडो गार्ड बोलता है जी महाराज, और वो अभी आपको ढूंढ रहे हैं। तो वो इंसान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और फिर वो खुद को शांत करते हुए बोलता है ठीक है, उन लोगों के ऊपर नज़र रखो और क्या क्या कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, जाओ यहाँ से। फिर वो शैडो गार्ड उस इंसान को वो करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और वो इंसान बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और फिर बोलता है एम्परर वी वुशियान, तुम मुझे नहीं ढूंढ सकते, और ये लोहा ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ऐसा बोल के वो अपने हाथों को आगे करता है और उसके हाथ में आ जाता है ये लोहा। और वो ये लोहा गोल गोल घूम रहा था और उसके अगल बगल ब्लैक एनर्जी थे। और वो इंसान उस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें दिखाया जाता है 2-3 दिन के बाद का सीन है। यहाँ पे वांग जी और विशाओ दोनों ही मिलके बातें कर रहे थे। विशाओ बोलता है सो एम्प्रेस, आज का क्या प्लान है, हम आज क्या करने वाली हैं आप। तो वांग जी बोलता है कि क्या करने का, क्या, कुछ नहीं, मैं बस नॉर्मली बैठा हुआ हूँ गार्डन में, मुझे तो कुछ करना धरना ही नहीं रहता है। तो विशाओ बोलता है अच्छा, क्यों ना आप अपनी, क्या आपको अपने फादर और अपने गगा की याद नहीं आती क्या। मैं तो जब बाहर अपने शिक्षा को ग्रहण करने गया था तब तो मैं अपने गगा को बहुत मिस कर रहा था। क्या आपको अपनी फैमिली की याद नहीं आती। ये सुन के वांग जी बोलता है आती है ना, बट क्या करें, मिल नहीं ना सकते। तो वो पूछता है विशाओ कि क्यों। तो बताता है कि यहाँ पे शादी करने से पहले यही शर्त था कि वो अपने घर वालों से नहीं मिल सकता है। ये सुन के विशाओ शॉक्ड। फिर वो बोलता है मैं गगा से बात करूँगा, वो आपको ज़रूर आपके भाई के पास लेके जाएंगे, आपके भाई से भी मिलाएंगे और आपके फादर से भी मिलवाएंगे। ये सुन के वांग जी जो है ना कि स्माइल करता बोलता है कोई बात नहीं, मुझे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हूँ, नॉर्मल हूँ, चिंता मत करो तुम, ठीक है मेरी। तभी वहाँ पे विंग आता है और बोलता है क्या बातें हो रही हैं देवर और भाभी में। ये सुन के विशाओ बोलता है अरे भाई आप आ गए, अच्छा आप आ गए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करना है। तो वो पूछता है कि क्या। तो वो बोलता है कि क्यों ना आप भाभी को ले जाएं एक बार उनके घर और उनके फादर और उनके गगा से मिलवा दें। तो विंग बोलता है क्या, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, क्यों लांजा चले कभी। तो वांग जी बोलता है कि पर यहाँ पे शादी करके आने से पहले तो यही शर्त था ना कि मैं कभी अपने फैमिली से नहीं मिल सकता। तो विंग बोलता है तो क्या हुआ, रूल्स होते किस लिए, तोड़ने के लिए ही होते हैं ना, तो चलो हम लोग घूम के आते हैं, वो भी अपना भेष बदल कर। ऐसा बोल के वो विशाओ को आंख मारता है। उसके बाद विशाओ जोर जोर से हंसने लगता है। उसके बाद वो बोलता है कि तब तक ले तुम महल को संभालो, मैं तुम्हारे भाभी को, मतलब तुम्हारे ब्रदर इन लोगों को उनके घर ले जाके आता हूँ, ठीक है। तो विशाओ ओके बोल देता है। उसके बाद विंग वांग जी को लेकर के जाता है उसके घर, उसके फैमिली से मिलाता है। एंड मतलब उसके फादर और सिचैन दोनों ही उसे देखते हैं तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो सभी टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। एम्परर का भी अच्छे से स्वागत होता है। फिर वो लोग खाना पीना खा पी के वापस आ जाते हैं। इसी तरीके से 1 मंथ बीत जाता है। ये तीनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम को स्पेंड करते हैं और इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। एक रात का सीन देखते हैं। एक रात विंग जो है ना वो वांग जी के पास आया था। वांग जी के साथ वो सोया हुआ था, बट आज पता नहीं क्यों विंग की आंखों में नींद नहीं था। वांग जी तो सो गया था लेकिन विंग नहीं सोया था। विंग वांग जी को सिर्फ हक किया हुआ था। वांग जी का सर जो है ना वो विंग के चेस्ट पे था और विंग बहुत ही प्यार से वांग जी के हेयर को
सहला रहा था। विंग अपने मन में सोच रहा था कि मुझे कभी लगा नहीं था कि कभी मुझे इतना प्यार करने वाला पार्टनर मिलेगा, लेकिन मुझे मिला। बस एक और प्रॉब्लम है, वो सही हो जाए, उसके बाद मैं अपने वांगजी के साथ अपनी लाइफ पूरी बहुत अच्छे से बिताऊंगा, इन सब चीज़ से दूर। मैं बहुत थक गया उन सब से, बहुत ज़्यादा। ऐसे बोल के वो शाय करता है। उसके बाद वो सोने की कोशिश करता है, थोड़ी देर बाद वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एम्परर जो है ना, वो अपने सभा में काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। इस तरफ वांगजी जो कि अपने रूम में था, उसको काफ़ी अजीब अजीब फील हो रहा था। उसे मतलब जैसे अनईजी सा फील हो रहा था। उसे ना ही उसे कुछ खाने का फील कर रहा था, मतलब एक ही टाइम पे उसे कुछ खाने का भी फील कर रहा था, एक ही टाइम पे मतलब उसी टाइम पे कुछ खाने का नहीं भी फील कर रहा था। और उसे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस सा भी फील हो रहा था, मतलब उसको उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। तभी वहाँ पे विशाओ आता है। वो बोलता है कि साउची कहाँ हो आप? तभी वो देखता है कि वांगजी जो है ना बेड पे बैठा हुआ है अपने सर को पकड़ के। तो विशाओ जाता है वांगजी के पास और वो पूछता है कि साउची क्या हुआ, आप इतना इतना उदास क्यों लग रही हैं? तो वांगजी बताता है कि उसे कुछ ठीक फील नहीं हो रहा है, उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। तो विशाओ बोलता है कि आप यहाँ पे रेस्ट कीजिए, मैं वेद को बुला के लेके आता हूँ। फिर वो वहाँ से जाता है, हिलस को बुला के लेकर के आता है। हिलस आते हैं और चेक करते हैं। और वो जब चेक करते हैं ना वांगजी को, उनके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। फिर वो बोलते हैं कि एम्परर कहाँ है, एम्परर को बुलाइए, कुछ ज़रूरी बात करना है उनसे। तो ये सुन के विशाओ एक सैनिक को बोलता है कि जाकर एम्परर को बुला के लेके आए और बोले कि शाओजी का तबीयत जो है ना ख़राब है, इसलिए जल्दी जल्दी आए। तो वो जो सैनिक है ना, वो जाता है सभा में जाता है। सभा में जाने के बाद वो एम्परर को ये बात सूचित करता है। तो एम्परर फटाफट दौड़ते हुए आते हैं महल में, वांगजी के चैम्बर पे, ठीक है। तो वो आते हैं, आने के बाद वो पूछते हैं कि क्या हुआ है, क्या बात है। तो वो हीलर बताता है कि असल में एम्प्रेस प्रेग्नेंट हैं, वो उम्मीद से हैं और आपको अब उनकी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अभी बच्चा सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ का है, तो आपको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ेगा इनको, तो आपको इनका ख्याल रखना है। और ये काफ़ी ज़्यादा वीक समय है, तो कम से कम 2 मंथ तक तो इनका ख्याल रखना ही पड़ेगा आपको। ये सुन के विंग जो है ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो वांगजी के पास जाता है, उसे हक कर लेता है। वांगजी भी काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगता है। उसके बाद हीलर्स बताते हैं कि और तो विंग बोलता है कि क्या हुआ, आप कुछ बोलना चाहते हैं? तो हीलर्स जो है ना वो थोड़ा सा शर्मा जाते हैं और मतलब एम्बैरेस भी फील करते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि इन दिनों आपको थोड़ा खुद को कंट्रोल करना होगा एम्परर। तो विंग पूछता है कि मतलब? तो वो बताते हैं कि इस टाइम आपको खुद को संभाल के रखना है और थोड़ा सा एम्प्रेस से दूर रहना है, करीब से करीब 2-3 मंथ। उसके बाद आप चाहे जो कर सकते हैं। ये सुन के ना विंग समझ जाते हैं कि आखिरकार एम्परर मतलब वो जो हीलर है ना, वो इशारा क्या कर रहा है। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है, मैं ख्याल रखूँगा इस चीज़ का। उसके बाद विशाओ अंदर आता है और वो पूछता है कि हुआ क्या है। तो वो बताता है कि वांगजी प्रेग्नेंट है, घर में एक मेहमान आने वाला है। तो वो सुन के ना विशाओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो बहुत अच्छा लगने लगता है और बोलता है कि इस बात पे तो समारोह होना चाहिए। तो विंग बोलता है कि हाँ होना तो चाहिए, पर अभी नहीं, 2 मंथ बाद। तो विशाओ ओके बोल देता है। अब ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। विशाओ और विंग मिलके वांगजी का बहुत ध्यान रखते हैं और वांगजी को भी काफ़ी अच्छा फील होता है। और जब विंग अपने डीमन रूप में आता है ना, तो वो अपने फॉक्स के रूप में आकर के वांगजी के बेली को लिक ही करता रहता है। उसे पता नहीं क्यों ये करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। वांगजी काफ़ी बार मना करता है बट वो सुनता नहीं है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा सिक्योर करके पकड़ के सोता है, ठीक है। ऐसे ही टाइम बीतता है, 2 से 3 मंथ हो जाता है। उसके बाद इस समारोह का आयोजित किया जाता है। समारोह के आयोजित होने से एक दिन पहले का टाइम है। विंग बोलता है अपने सैनिकों से, याद रखना कुछ भी हो सकता है,
इसीलिए हर एक इंसान पे चौकन्ना नज़र होना चाहिए तुम लोगों का, समझ में आया? कोई भी हो सबको ध्यान में रखना है। और अगर तुम लोग को ऐसा लगे कि ये गलत इंसान है, उसी समय इसको मार देना है, समझे? मुझे कोई भी गलती नहीं चाहिए, ये बात सुन लो तुम लोग, मुझे एक भी गलती नहीं चाहिए। आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। और हाँ, एक बात और, तुम लोग वांगजी पे भी नज़र रखोगे। वांगजी के पास कोई भी नहीं आना चाहिए, कोई भी नहीं। तुम्हारे एम्प्रेस के पास कोई भी नहीं आना चाहिए, ना ही उसके ऊपर कोई अटैक होना चाहिए। खास करके शैडो गार्ड्स को वांगजी के करीब ही रखना, ठीक है? वैसे तो मैं रहूँगा उसके पास, पर फिर भी ध्यान में रखना इस बात को। और हाँ, मुझे लगता है कि वो इंसान भी ज़रूर आएगा जिसके पास वो यिन लोहा का टुकड़ा है, मतलब यिन लोहा है। तो वो सभी भी ओके बोल देते हैं, मतलब जी महाराज बोलते हैं। उसके बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। और इस तरफ हमें एक डार्क सा रूम दिखाया जाता है। उस रूम में एक इंसान था जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। वो एक थ्रोन पे बैठा हुआ था और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और वो बोल रहा था, हाँ, समारोह हो और मैं ना जाऊँ, ऐसा हो सकता है क्या? मुझे तो जाना ही पड़ेगा। देखो ज़रा क्या क्या होगा, और मज़ेदार खेल भी तो खेलना है मुझे। ऐसा बोल के वो एक स्माइल करने लगता है और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें समारोह के दिन का सीन दिखाया जाता है। वांगजी जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से रेडी हुआ था। और हाँ, वांगजी को बिल्कुल भी हैवी ड्रेस नहीं पहनाया गया था। विंग ने साफ साफ मना किया था कि हैवी ड्रेस वांगजी को बिल्कुल नहीं पहनाना है, बहुत ही हल्का फुल्का ड्रेस पहनाना है। तो वांगजी को उसी तरीके से हल्का फुल्का एकदम ड्रेस पहनाया गया था। और फिर उसे लेकर के आया जाता है एम्परर के पास। एम्परर जो कि हॉल में ऑलरेडी थे। उसके बाद एम्प्रेस आती हैं, तो गेट के पास एम्परर जाते हैं। एम्प्रेस को अपने हाथ में, मतलब उनके हाथ को अपने हाथ में पकड़ते हैं। उसके बाद उन्हें अपने साथ लेकर के आते हैं। फिर थ्रोन पे उन्हें पहले बैठाते हैं, उसके बाद खुद बैठते हैं और फिर समारोह को स्टार्ट किया जाता है। वहीं पे उनका भाई भी बैठा हुआ था और वो समारोह को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। खाना पीना होता है, वाइन पिया जाता है। वांगजी को बिल्कुल भी मना कर दिया जाता है कि वो वाइन नहीं पी सकता। तो वांगजी विंग को भी मना कर देता है कि मैं नहीं पीऊँगा तो तुम भी नहीं पियोगे, रखो वाइन। तो विंग भी नहीं पीता है। अब भाई बीवी के सामने कौन ही क्या बोलेगा, तो विंग भी नहीं पीता है। विशाओ भी नहीं पीता है, वो पीता है, मतलब थोड़ा बहुत पी लेता है वो भी, ठीक है। तो ऐसे ही समारोह बीतता है। सब लोग नृत्य प्रस्तुत करते हैं, सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, मतलब सब चीज़ अपना अपना जो करना होता है वो सब करते हैं। खाना पीना होता है। फिर अचानक से ही कुछ सैनिक दौड़ते हुए अंदर आते हैं और वो बोलते हैं कि महाराज। तो विंग पूछता है कि क्या हुआ। तो वो सैनिक बताते हैं कि पपेट्स का हमला हुआ है। ये सुन के विंग शॉक्ड। फिर वो बोलते क्या, पपेट्स? वो भी इस टाइम तो सभी के सभी क्लान के लोग यहाँ पे हैं। अब क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था विंग को। तो विंग ना वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है पहले वांगजी को सेफ रखो, उसके बाद हम देखते हैं। उसके बाद क्या, वहाँ पे युद्ध होना स्टार्ट हो जाता है। हर जगह तबाही मच जाता है, हर जगह युद्ध होता है। और विंग जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि पपेट्स मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो वहाँ पे एक तो सभी जितने भी लोग थे ना, वो लोग भी इसमें सहयोग कर रहे थे, सबको मारने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि वहाँ पे वेन सेक्ट से भी लोग थे और नी से भी, और जिन, जियान, लैन, सभी सेक्ट वहाँ पे मौजूद थे। तो वो सभी लोग जो ना विंग का हेल्प कर रहे थे और सभी पपेट्स को मारने की कोशिश कर रहे थे। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे थे। बस ये है कि पपेट्स ही नहीं मर रहे थे, एक मरता तो दो उत्पन्न हो जाता, इसलिए वो सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो विंग बोलता है इन सब से कुछ नहीं होने वाला, मुझे अब अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा। तो वांगजी जो है ना, ये जब उसकी हरकतें देखता है ना तो वो समझ जाते हैं कि विंग जो है ना अपने दूसरे रूप में आने वाला है। तो वो बोलता है कि विंग ऐसा मत करो, बट फिर भी
विंग जो है ना अपने डीमन रूप में आता है और फिर अपने डीमन पावर से उन सभी पपेट्स को मारता है। तो जब विंग को डीमन रूप में देखते हैं ना तो वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं और वो बोल रहे थे ये क्या, एम्परर डीमन है, एम्परर के पास डीमन पावर है। वो सभी चिल्लाने लगते हैं और वहाँ पे फिर से तबाही मच जाता है, आपस में ही सब दौड़ने भागने लगते हैं। तो ये सब देख के ना विंग जो है ना वो सबको चिल्ला के बोलता है कि शांत हो जाइए और सभी अपने अपने जगह पे ही रहिए। तो सभी अपने अपने जगह पे ही रहते हैं। तो विंग यहाँ पे बोलता है कि हाँ मैं एक डीमन हूँ, मेरे पास डीमन पावर भी है और प्योर पावर भी है। तो क्या, हाँ क्या, आखिरकार मैं आप ही लोगों को तो बचाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, फिर आप लोग कैसे मुझसे डर के भाग सकते हैं? इतने सालों तक मैंने आप लोगों की रक्षा की है, तब आप लोग को लगा कि मैं डीमन हूँ, और आज जब मैंने डीमन अपना रूप दिखा दिया तो आप लोग डर के भागने लगे, जैसे कि मैं अभी आपको पकड़ के खा जाऊँगा। अगर आप लोग को मारना ही होता ना मैं पहले ही मार देता, मैं इंतज़ार नहीं करता आज के दिन का। फिर वो बोलता है, वहाँ से एक ग्लैडिएटर बोलता है, वैन रोहान बोलता है कि लेकिन महाराज आप डीमन हैं तो आप ही नहीं पपेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो विंग बताता है कि नहीं, वो इन पपेट्स को कंट्रोल नहीं कर रहा है, इन लोहा को किसी ने चुरा लिया है, ये लोहा गायब है अपनी स्थान से। वो इतने टाइम से पता कर रहा था कि इन लोहा कहाँ है। उसकी ग्रैंड मदर ने इन लोहा को किसी पहाड़ी पे बांध दिया था, लेकिन किसी ने उस पहाड़ी से इन लोहा को चुरा लिया है। और इन लोहा के कंट्रोल जिस भी इंसान के हाथों में है, वो इंसान ही इन पपेट्स को कंट्रोल कर रहा है। और मैं साफ साफ वार्निंग दे रहा हूँ, जिसके भी पास ये लोहा है वो मेरे सामने आ जाए, वरना अगर मुझे पता चला तो मैं उसे मार डालूंगा। ये सुनते ही एक इंसान जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और फिर बोलता है, क्या तुम मुझे मारोगे? ऐसा बोल के बहुत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। और ये हंसने की जहाँ से वॉइस आई थी ना, वहाँ से सब इंसान जो है ना धीरे 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 हटना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर वो उस इंसान को देखते हैं जो कि एक ब्लैक कलर का हुडी पहना हुआ, एक हुडी का एक हार्मफुल पहना हुआ एक इंसान वहाँ पे खड़ा था। वो ज़ोर ज़ोर से अपनी पेट पकड़ के हंस रहा था, उसका फेस तो दिख नहीं रहा था। तो विंग बोलता है, तो तुम हो वो इंसान जिसने ये लोहा को चुराया है, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? तो फिर वो इंसान बोलता है मैंने क्यों किया मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से किया। ये सुन के विंग शॉक्ड। फिर वो बोलता है विंग कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ये सुन के वो इंसान फिर से हंसने लगता है और फिर बोलता है जानते भी नहीं हो तुम? ऐसा बोल के वो हंसता है। फिर वो एकदम सीरियस हो जाता है और फिर वो अपने फेस से ना वो हुडी को नीचे गिरा देता है। और जब उस इंसान को देखते हैं ना सभी लोग पूरा शॉक्ड। और विंग जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े रूप में था ना, वो धीरे धीरे अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और फिर अपने जो डीमन रूप से ना वो नॉर्मल एम्परर के रूप में आ जाता है। और फिर वो बोलता है, विशाओ तुमने ये सब किया? तो विशाओ बोलता है, जी हाँ गाइस, विशाओ के पास ही ये लोहा का वो पार्ट है। आई मीन ये लोहा है, उसका कोई पार्ट नहीं, ठीक है? ये लोहा पूरा का पूरा विशाओ के पास है। तो विशाओ बोलता है, यस ब्रदर, मैंने ये सब आपकी वजह से किया, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अगर बचपन में ही आप अगर मुझे इस जगह से दूर नहीं करते ना तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। और हाँ, अगर आप शांतिपूर्वक ये जो थ्रोन है ना जिस पे आप बैठे हुए एम्परर की पोजीशन, उसे मुझे दे देते ना तो मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता। ये सुन के विंग के आँख से आंसू आ जाता है और फिर बोलता है, विशाओ मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है और तुम ऐसा कर रहे हो? तो विशाओ जो है ना वो फिर से हंसने लगता है और फिर बोलता है, मेरे लिए क्या किया है आपने मेरे लिए? कुछ
कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं। मुझे छोटे में, मुझे बचपन में ही आपने यहाँ से दूर भेज दिया। और वैसे भी ये थ्रोन की बात रही, ये थ्रोन तो मेरा मुझे मिलता ही नहीं, क्योंकि मैं एक अडॉप्टेड सन जो हूँ। तुम्हारी मदर और फादर ने मुझे अडॉप्ट किया था, तो फिर भला ये थ्रोन कौन ही देता मुझे? तो मुझे छीनना पड़ रहा है अब ये थ्रोन आपको मार कर। और मुझे बहुत खुशी आ रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये सुन के वांग जी बोलता है, वी शाओ ये क्या कह रहे तुम? हाँ, ये सुन के वी शाओ वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है, साओ ची ना ना ना, वांग जी, ला वांग जी, जब गगा का डेथ हो जाएगा ना, तब तुम मेरे होगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे। और ये जो तुम्हारे पेट में जो बच्चा पड़ा है ना, मैं उसे भी मार दूंगा। फिर हम दोनों साथ में रहेंगे बहुत अच्छे से, और हम दोनों का खुद का एक बच्चा होगा। ये सुन के वांग जी उसके पास जाता है और वीसा को एक चापाटा मारता है खींच के, और फिर बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने ऐसा घटिया सोच भी कैसे लिया? हाँ, तुम अपने ही भाई के पति के साथ तुम ऐसा करना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तो विशान जो है ना, बहुत ही अजीब नजर से वांग जी की तरफ देखता है और फिर बोलता है, अब मैं आपको क्या ही बताऊं। जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, तब से ही मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बेड के लिए बने हो, और इसीलिए तो मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमता था और जब मन चाहे तब टच करता था, क्योंकि मुझे क्रेविंग होती थी तुम्हें देखकर, तुम्हें टच करने की। ये सुन के ना वांग जी को एकदम डिस्कस फील होता है और वो पीछे हटने लगता है। तभी विशा जो है ना, उसका हाथ पकड़ के अपने तरफ कर लेता है, उसे ना मतलब बहुत ही गंदा तरीके से टच करने लगता है। और विंग बोलता है कि विशा ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो उसे, छोड़ दो, वो तुम्हारा साउची है। ये सुन के विशा बोलता है, साउची? कौन साउची, कैसा साउची? जब मेरा भाई ही जिंदा नहीं रहेगा तो फिर साउची कौन सी साउची? कोई साउची नहीं, अब से ये मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। इसे तो मैं अपने बेड पे यूज़ करूँगा। आपने बहुत यूज़ कर लिया। रोज़ रात को आप दोनों का आवाज़ सुन सुन के मैं थक गया था। मुझे भी अब फील करना है इसे, मुझे अब इसके अंदर खुद को फील करना है। ये सब सुन के ना वांग जी को बहुत ज़्यादा डिस्कस फील होता है। इधर विंग जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है, विशाओ ये सब क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हें समझ में भी आ रहा है? तो जो विशाओ है ना, वो बोलता है, चिल्लाइए मत, अब यहाँ पे एम्पायर सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, मैं, क्योंकि मेरे पास है ये लोहा। ऐसा बोल के वो ऐसे हाथ आगे बढ़ता है और उसे दिखाता है, और फिर वो बोलता है कि और मेरे पास भी है वांग जी, मेरे पास वांग जी भी है और ये लोहा भी है। अब आप क्या करोगे? आपके पास तो अब कुछ नहीं रहा। इधर वांग जी जो कि खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, बट छुड़ा नहीं पा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो विश्वा बोलता है, हाँ बेबी, क्यों इतना मेहनत करना, तुम शांति से रहो ना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा, चिंता मत करो। मैं तुम्हारे पति को बहुत बहुत सरल मौत दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है? मैं बिल्कुल भी उसे तड़पाऊंगा नहीं। ऐसा बोल के स्माइल करने लगता है। तो वांग जी बोलते हैं, तुम जैसे गद्दार भाई होने से अच्छा है कि कोई भाई ही ना हो। ये सुन के जो विशाल है बोलता है, सही कहा, मैं इसका भाई थोड़ो ना हूँ, इसका भाई रहता तब ना इसका कोई गुण मेरे पास रहता है ना, अब इसका भाई ही नहीं हो तो गुण कहाँ से रहेगा? चाहे आप कुछ भी करो, हो तब तुम दोनों चीज़ मेरे ही। ये सुन के विंग को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो अपने नाइनटेल फॉक्स के रूप में आ जाता है। इस तरफ विशाल जो कि वांग जी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी जो कि खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। इस तरफ विंग के ऊपर विशाल का ध्यान ही नहीं था। इसी का फ़ायदा उठा के विंग जो है ना अपने नाइनटेल फॉक्स के रूप में आ जाता है, वो भी बिग साइज में, और वो धीरे से विशाल को पैरों से पकड़ के
लटका देता है और फिर उसे दूर फेंक देता है। और फिर वांग जी को आराम से अपने टेल में ग्रैब करता है, उसे दूर रखता है। और वांग जी के ना पेट में बहुत दर्द होने लगा था, तो वो ना मतलब उसे बैठा देता है और फिर उसके बाद वो विशाओ की तरफ देखता है। विंग यहाँ पे इंसान के ही रूप में था, ठीक है, बस सिर्फ उसका टेल ही बाहर निकला था। विंग बोलता है, तुमने ये सब क्यों किया? हाँ, मैं तुमसे इतना प्यार करता था, मैं तुम्हें अपना भाई मानता था, अपने भाई से भी ज़्यादा तुम्हें प्यार किया। तो विशाओ बताए, प्यार करते ना तो मुझे यहाँ से दूर नहीं जाने देते और मुझे थ्रोन भी दे देते, तुम नहीं लेते। तो विंग बोलता है, थ्रोन थ्रोन थ्रोन, तुम्हें पता भी है इस जो राज है ना, इसकी जिम्मेदारी संभालना पड़ता है इस पे बैठ के। आखिर तुम जानते ही क्या हो? हाँ, मैंने तुम्हारे सेफ्टी के लिए तुम्हें यहाँ से दूसरी जगह मैंने भेजा और हर एक जगह पढ़ाया, शिक्षा दिया। क्यों? ताकि तुम मेरे बाद इस राज्य पे अपना हक जता सको। तुम्हें कोई ये ना कहे कि तुम एक अडॉप्टेड सन हो। और मैंने ये बात भी सबसे इसीलिए छुपा के रखा कि ताकि कोई तुम्हें लेकर के मुझे कोई धमकी ना दे। समझ में आया? मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया है, एक भाई से भी ज़्यादा प्यार किया है मैंने तुमसे। मेरी माँ ने कहा था तुम्हारा रक्षा करने के लिए, इसलिए मैंने तुम्हें दूसरे शहर भेजता रहा और तुम्हें पढ़ाता रहा, हर एक शहर की तुम्हें शिक्षा दी आई, ताकि तुम एक दिन कह सको कि हाँ, तुम एम्परर के भाई हो, तुम्हें कोई अडॉप्टेड ना कहे। पर तुमने क्या किया? हाँ, अगर तुमने बहुत ही आसानी से मतलब तुम मेरे पास आकर बोलते कि भाई मुझे ये थ्रोन चाहिए, मुझे ये जगह चाहिए, मुझे यहाँ का किंग बनना है, एम्परर बनना है, तो मैं आसानी से तुम्हें दे देता ये सब चीज़। मुझे ये सब चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये सब चाहिए भी नहीं था। वो तो माँ बाबा की वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। और तुम हो इस तरफ विशाओ, जो कि बहुत छटपटा रहा था, क्योंकि विंग ने ना अब उसे अपने टेल से पकड़ लिया था, उसे काफ़ी ज़्यादा टाइटली, ताकि विशाओ कहीं भाग ना सके। उसके बाद विंग बोलते हैं, और ये यिन लोहा, जो कि यिन लोहा जो ना अभी ऊपर अपने आप ही ऐसे ही उड़ रहा था, ठीक है। तो विंग जो है ना अपने हाथ को यिन लोहा की तरफ करता है और फिर वो उसे अपने तरफ बुलाता है। अब जैसे ही जब देखता है ना विशाओ कि मतलब यिन लोहा को विंग अपने तरफ खींच रहा है, तो विशाओ ना यिन लोहा को पकड़ लेता है और उसे ना अपने माउथ के अंदर डाल लेता है और उसे निकल लेता है। ये देखते ही विंग शॉक्ड होता है, विशाओ ये तुमने क्या किया? इस तरह विशाओ जो कि अब जोर जोर से हंसने लगता है और फिर बोलता है, अब यिन लोहा का ताकत सारा मेरे पास है, अब मुझसे पावरफुल कोई भी नहीं है इस दुनिया में। अब मैं बहुत ज़्यादा ताकतफुल हो गया हूँ, अब मुझसे कोई भी नहीं लड़ने की हिम्मत कर सकता। मैं यहाँ का एम्परर बनूंगा। विशाओ बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और बहुत अजीब अजीब बातें बोलने लगता है। इधर वी जो कि उसे पकड़ लेता है और तेज नाइन अपने जो टेल है ना उससे पकड़ लेता है और फिर बोलता है विशाओ, उसे ऐसा बोल के ना उसे मतलब उसे हिलाने लगता है। बट विशाओ जो है ना उसके टेल को ना एकदम झटक देता है और विंग जो है ना दूर गिरता है और फिर वो बोलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुमसे ज़्यादा पावर मेरे पास है, अब मैं आराम से यहाँ का राजा बनूंगा और सब पे रूल करूँगा। ऐसा बोल के विशाओ बहुत हंस रहा था। तभी विंग बोलता है, तुमने ये क्या किया? तुम्हें पता भी तुमने क्या किया? तो विशाओ बोलते, क्या मतलब क्या किया? मैंने पावर हासिल किया। तो विशाओ बोलते, नहीं, तुमने खुद की बलि दे दी है, बेवकूफ। ये सुन के विशाओ शॉक्ड। फिर वो बोलता है कि क्या बोल रहे हो आप? तभी विंग बोलता है, ये लोहा खुद को शांत करने के लिए बलि लेता है, ये लोहा को मैं इसीलिए खोज रहा था ताकि उसको मैं शांत कर सकूं, उसे प्योर कर सकूं। उसके लिए मैं खुद की बलि देने वाला था और तुम्हें यहाँ का एम्परर बनाने वाला था, लेकिन तुमने उसे अपने अंदर ले लिया है, जिसके कारण से अब वो ये लोहा तुम्हारा बलि लेगा। पागल इंसान, तुमने ये क्या किया है? मैं तुम्हें हमेशा से अपना भाई समझता आया हूँ,
तुमने कभी भी मेरी फीलिंग्स को समझा क्यों नहीं? विशाओ तुमने ये क्या किया? इधर विशाओ जो कि पूरा शॉक्ड हो चुका था, वांग जी भी शॉक्ड हो चुका था, यहाँ तक कि वहाँ पे जितने भी इंसान थे ना सब के सब शॉक्ड हो चुके थे। विशाओ जो कि अपने घुटने के बल बैठ जाता है, अब उसे एहसास होता है कि हाँ उसका भाई सही बोल रहा है। इधर विंग जो कि अपने घुटने पे बैठ के वो बहुत जोर जोर से रोता हुआ बोल रहा था, मैंने तुम्हें इसलिए हर एक लोगों से सेव करके रखा ताकि मेरे बाद तुम एम्परर बन सको। मैंने तुम्हें शिक्षा सारी इसलिए दी ताकि मेरे बाद तुम इस राज्य को संभाल सको। मैंने इसलिए तुम्हें इस सब चीज़ से दूर रखा ताकि मेरे बाद तुम हर एक चीज़ को अच्छे से रखो, तुम्हारे ऊपर एक आँच ना आए। पर तुमने ये क्या किया? हाँ, मैंने सोचा था कि ये लोहा को मैं अपनी बलि दूंगा और इसे शांत करूंगा और हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगा, लेकिन तुमने ये क्या किया मेरा भाई? ऐसा बोल के वो फटाफट विशाओ के पास चला जाता है, उसे हग कर लेता है। और विशाओ जो कि पूरा शॉक्ड हो चुका था, इधर विंग जो कि उसे अपने मतलब उसका जो सर है ना अपनी गोद में रख लेता है। इधर विशाओ बोलता है भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता था। और ऐसा बोल के ना वो बहुत सारा वोमिटिंग कर देता है ब्लड का। इधर विंग जो कि जोर से बोलता है विशाओ नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये लोहा ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा बोल के वो अपनी पावर्स का यूज़ करके ये लोहा को बाहर निकालने की कोशिश करता है, बट ये लोहा वो नहीं निकलता। उसने बलि के रूप में विशाओ को एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए वो नहीं निकलता। विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। विशाओ बोलता है भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगा कि आप सिर्फ और सिर्फ नफरत करते हो मुझसे, इसलिए मुझे ना ही ये राज देते हो, ना ही यहाँ के कोई काम करने देते हो, ना ही यहाँ पे मुझे हक देते हो, मुझे दूर रखते हो सिर्फ इस जगह से क्योंकि आप ही सिर्फ एम्परर बनना चाहते थे। मुझे माफ़ कर दीजिए भाई प्लीज़। विशाओ बहुत रो रहा था, विंग भी बहुत ज़्यादा रो रहा था, वांग जी भी रो रहा था, वहाँ पे जितने भी इंसान थे ना सब रो रहे थे। विंग बताया ऐसा नहीं है पागल, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम कभी क्यों नहीं समझे मेरी बात? विशाओ बोलता है भाई अब आप खुश रहिएगा अपने पार्टनर के साथ, और वैसे तो मैं माफ़ी मांगने के लायक नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने जो भी कुछ किया। विंग बोलता है तुम्हें सब के बारे में पता कैसे चला? तो विशाओ बोलता है मैं भले ही दूसरे शहर रहता था, बट मैं अपने कार्ड्स के ज़रिए आप पे नज़र रखता था और मुझे पता चला था कि आप किसी चीज़ को लेकर ढूंढ रहे हैं, उस किसी चीज़ की तलाशी कर रहे हैं। बाद में मुझे पता चला कि आप ये लोहा को ढूंढ रहे हैं और मुझे ऐसा लगा कि ये लोहा को लेकर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहते हो, इसलिए मैंने आपसे पहले उसे ढूंढ निकाला और उसे अपने काबू कर लिया। पर मुझे नहीं पता था भाई कि आप इसे अपनी पावर को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि इसे नष्ट करने के लिए ढूंढ रहे थे। मुझे माफ़ कर दीजिए भाई, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। भी जो कि बहुत ही प्यार से उसके चेहरे को सहलाते हुए बोलता है विशाओ तुम मेरे भाई थे, मैं तुम्हें अपने भाई से भी बढ़ के अपने बच्चे जैसा मानता था, मैं तुम्हें दुख दर्द में नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने राजपाट के काम से तुम्हें दूर रखा और सारे काम का बोझ मैंने अपने सर लिया ताकि मेरा भाई एंजॉय कर सके। तुम्हें पता है मैं सारे क्लान को घूमना चाहता था, लेकिन मैं घूम नहीं सका। 18 वर्ष की आयु में ही मुझे ये राज्य संभालना पड़ा। मैं चाहता था मैं सभी के सभी क्लान को घूमूं, लेकिन मैं अपने सपनों को पूरा ना करके मैंने सोचा कि तुम मेरे सपनों को पूरा करो, पर तुमने तो गलत ही सोच लिया। विशाओ बोलता है भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके उम्मीदों पे खड़ा नहीं हो सका,
मैंने आपके सारे सपनों को चूर चूर कर दिया है, सबको तोड़ दिया। मुझे माफ़ कर दो भाई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे माफ़ कर दो भाई, प्लीज़ माफ़। विंग बोलता है नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं होऊंगा। प्लीज़ तुम ऐसे रो मत। मैंने कहा ना, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं नाराज़ नहीं हूँ। देखो मैं हंस रहा हूँ। विंग भले ही हंस रहा था, बट उसके आंखों से आंसू बहुत गिर रहा था, क्योंकि उसे भी पता है कि विशाओ अब नहीं बचेगा। और विशाओ जिसके फेस पे एक स्माइल आ जाता है, और फिर वो वांग जी की तरफ देखता है, और फिर वो अपने हाथों से इशारा करता है कि वो उसके पास आए। वांग जी भी उसके पास जाता है, फिर वांग जी का हाथ पकड़ता है, और फिर वो बोलता है साओची, मुझे माफ़ कर देना। आपके ऊपर गंदी नीयत रखने के लिए। मुझे आप बहुत पसंद आए थे। वांग जी बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं नहीं नाराज़ हूँ तुमसे। ये सुन के विशा जो है ना, वो एक स्माइल करता है, और फिर बोलता है आप और भाई साथ रहना, और हो सके तो मुझे मत भूलना कभी, मुझे याद रखना। ऐसे बोल के वो एक स्माइल करता है, और धीरे धीरे उसकी बॉडी जो है ना गायब होने लगती है। इस तरफ विंग जो कि बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है, बोलता है विशाओ नहीं, विशाओ। वो बहुत ज़ोर से रोने लगता है। इस तरफ यिन लोहा जो कि उसकी पूरी बॉडी को अपने अंदर संभाल लेता है, और अब यिन लोहा ब्लैक से वाइट हो जाता है। और विंग जब उस यिन लोहा को देखता है ना, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उस यिन लोहा को लेता है और बोलता है तुमने मेरे भाई को निकल लिया, तुमने मेरे भाई को निकल लिया है, क्या करूँ मैं तुम्हारा। ऐसा बोल के वो बहुत रोने लगता है, बहुत चिल्ला के रोने लगता है, और वांग जी भी बहुत रोने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें 1 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है। इस वक्त वांग जी जो है वो 5 मंथ का प्रेग्नेंट था, उसका टमी थोड़ा सा फूल गया था। विंग जो कि थोड़ा सा सैड रहने लगा था, बट फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूला था, वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता था, वांग जी को भी पूरा टाइम देता था। वांग जी भी विशा को बहुत ज़्यादा मिस करता था। विंग विशा को मिस ना करे, इसलिए वो खुद को इतना काम में झोंक लेता था ना, कि उसे ये भी नहीं याद आता था कि उसे खाना भी खाना है। वांग जी उसके पास जाता था, उसे खाना खिलाता था, खुद भी खाना खाता था। धीरे धीरे टाइम बीतता है, 9th मंथ कंप्लीट होता है, और वांग जी एक बेबी बॉय को बर्थ देता है। जब वो बेबी इस दुनिया में आता है ना, तो विंग बोलता है विशाओ तुम वापस आ गए मेरे पास, अब मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। उसके बाद इस बेबी का नाम विशाओ रखा जाता है। विंग और वांग जी दोनों ही इस बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता है, और विशाओ बड़ा होते जाता है, और वो पूरा विशाओ का ही रूप रहता है। बस ये है कि जिस तरीके से विंग के लिप्स के नीचे मोल था, उस तरीके से विशाओ के लिप्स के नीचे मोल था। और वांग जी की आंखें गोल्डन थी, तो विशाओ की आइज भी गोल्डन ही थी। विशाओ में बस यही कॉमन था, मतलब यही इन दोनों का मैच कर रहा था, और बाकी सब विशाओ का ही रूप था। विंग बहुत खुश था विशाओ को वापस पाके। धीरे धीरे टाइम बीतता है, वांग जी को एक और बेबी होता है, जो कि बेबी गर्ल थी, और वो इस राज्य की राजकुमारी थी, पहली राजकुमारी थी। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि राज्य ही नया नया बना था, तो इसलिए वो राजकुमारी सबकी दुलारी थी, और उसका नाम विशिया था। उसे भी सब लोग बहुत प्यार करते थे, पर वो कभी कभी गुस्साती थी कि उसे ज़्यादा प्यार नहीं किया जाता है,
वी शाओ काका को ज़्यादा प्यार किया जाता है, बट सब लोग उसे समझाते थे कि वी शाओ से ज़्यादा नहीं, वो दोनों से ही बराबर प्यार करते हैं। उसे गलत फहमी होता है। और इस बार विंग इस चीज़ को लेकर चौकन्ने था कि इन लोहा को कोई भी और टच ना करे। और विंग ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखता था कि वी शाओ और वी शिया के बीच में कोई भी लड़ाई ना हो, और वो दोनों साथ रहें, एक भाई बहन का रिश्ता निभाए। और विंग और वांग जी का एवरी डे मीन्स एवरी डे वो तो चलता ही रहता था। उसके बाद वांग जी कभी प्रेग्नेंट नहीं हुआ, क्योंकि वो गेयर था तो वो ज़्यादा प्रेग्नेंट नहीं हो सकता था। बट लकीली वो 2 बार प्रेग्नेंट हो गया और 2 बार बेबी को बर्थ भी दे दिया। बट उसके बाद से वांग जी प्रेग्नेंट नहीं हुआ। और उन दोनों के बीच में प्यार वो तो हमेशा से ही रहा। और वो दोनों अपने बच्चों के साथ काफ़ी हैप्पी लाइफ बिता रहे थे। सो गाइस, ये स्टोरी यहाँ पे ही एंड होता है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एंड हाँ, एक बहुत बड़ी खबर, ये स्टोरी एक्चुअली में यूट्यूब के सभी यूट्यूबर्स के बीच में जो कंपटीशन चल रहा है, जिसके बारे में बबल दीदी ने आपको बता ही दिया होगा, सो उसके रिकॉर्डिंग ही थी। वैसे तो मैंने पहले भी सोचा था कि मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी, बट फिर जब ये कंपटीशन आया मैंने सोचा चलो इसी में इसे एक्सप्लेन कर दूँ। बट एक और प्रॉब्लम हो गई कि मेरे चैनल के साथ जो प्रॉब्लम हुआ है उसको, ठीक है। तो मैं एक बात बता देती हूँ, ये लास्ट स्टोरी है इस चैनल पे। इसके बाद से जितनी भी स्टोरीज मेरी आएगी आगे, ठीक है, वो सभी स्टोरी मेरे सेकंड चैनल पे आएगी। सो आप लोग उसे जाकर के ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। मुझे अगर मेरे साथ आपको ज्वाइन रहना है तो आप लोग जाइए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं उसका लिंक इस स्टोरी के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं। बाय बाय। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, ओके। So bye bye guys, take care.